नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी में और हमारे आज के किसान चौपाल में, जो हम मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में लगा रहे हैं। और यहां पे जो हमारा आज का मकसद है, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, वो है कपास प्रबंधन, ट्रैक्टर टायर रखरखाव और मिलेट्स की खेती पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। और ये कार्यक्रम जो है वो हम मध्य प्रदेश कृषि विभाग, आत्मा, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, सीएट लिमिटेड के सहयोग से कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी यहाँ पे जितने भी किसान आप लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में। और साथ में मैं हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं स्वागत करती हूँ हमारे सभी गेस्ट का। हमारे साथ है सबसे पहले एएस सोलंकी सर, पीडी आत्मा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। साथ में हमारे साथ डॉक्टर सौरभ गुप्ता सर है, कृषि विज्ञानी केवी के खंडवा से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर वाईके शुक्ला सर, मृदा विज्ञान विशेषज्ञ केवी के खंडवा से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है फरहान सिद्दीकी सर, मैनेजर मार्केटिंग बीटीएल सीएट स्पेशलिटी सीएट लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है अखिल शर्मा जी, डीजीएम धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ गौरव गुर्जर सर है, मैनेजर सेल्स मध्य प्रदेश सीएट स्पेशलिटी सीएट लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है निखिल मालवीय जी, एएसएम धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है रामेश्वर जी, आयोटेक वर्ल्ड से, जो हम कोशिश करेंगे कि ड्रोन से रिलेटेड, आजकल ड्रोन जो है उस पर बहुत सारी योजनाएं हैं, सब्सिडी है, तो ड्रोन से रिलेटेड कुछ जानकारी जो है वो सर आपको देने की कोशिश करेंगे। सर, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बीच बीच में जो है वो हमारा स्वागत जो समारोह है वो चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम अगर खेती की बात करते हैं तो हम मृदा की बात करते हैं। तो हमारे साथ है एक्सपर्ट डॉक्टर वाईके शुक्ला सर, ये मृदा विज्ञान विशेषज्ञ है केवी के खंडवा से। इस किसान चौपाल में उपस्थित धानुका एग्रीटेक से अधिकारीगण, ग्रीन टीवी चैनल से पधारे हुए अधिकारीगण, कृषि विभाग के सोलंकी साहब, हमारे वैज्ञानिक साथीगण और किसान भाइयों, जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए खेतीबाड़ी में ख़ास तौर से मिट्टी पे हमको विशेष ध्यान देना होता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ के किसान जो है अब बहुत ही मिट्टी के प्रति चिंतित भी हैं और स्वयं मिट्टी का परीक्षण कराने के लिए अब आगे आते हैं। कपास की जहाँ तक बात है, कपास थोड़ी लंबी अवधि की फसल है, तो इसमें मिट्टी का महत्व जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले खेत का चुनाव, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए, जिससे कि अभी आप लोगों ने हमने देखा है कि एक समस्या कपास में आती है न्यू बिल्ड करके, वो वहाँ पे ज़्यादा आती है जहाँ पे मिट्टी में जल भराव की स्थिति होती है, जल निकासी की व्यवस्था कम होती है। तो सबसे पहले खेत का चुनाव करते समय ये ध्यान रखें आप कि अच्छे जल निकास वाली मिट्टी, मध्यम से भारी मिट्टी जो है इसके लिए उपयुक्त होती है। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो जिसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी 45 से 50% क्ले परसेंट होता है, उसमें जो है इसका चुनाव करके हमको लगाना चाहिए। दूसरी बात है कि मिट्टी का पीएच मान जो है, जैसे आप मिट्टी परीक्षण करवाएंगे तो सबसे पहले पीएच मान निकाला जाता है। तो ये पीएच मान की यहाँ कोई खंडवा में कोई समस्या नहीं है। तो लगभग जो है 8.23 तक जो है ये आराम से जो है अच्छी उत्पादन देता है। 7.5 से लेकर 8.23 तक जो है कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें जो मुख्य बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा जो है 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए अच्छी फसल उत्पादन के लिए। तो मिट्टी परीक्षण आप लोग करवाएं एक बार कपास लगाने से पहले, कम से कम 15 दिन पहले इसकी रिपोर्ट आ जाए। और जो नज़दीक में आपके किसी अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे सलाह मशवरा करके जो है उसको कितनी खाद की मात्रा उसमें फर्टिलाइज़र डालना है, ये अच्छे तरीके से हम लोग जो है जान लें, इसके बाद ही शुरुआत करें। कपास के बारे में मैं थोड़ा सा
बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या समस्याएं क्या क्या आती हैं फर्टिलाइज़र से संबंधित, या जो मिट्टी परीक्षण में हम लोग जो है नहीं समझ पाते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे यहाँ खंडवा में कि हमारे जो खाद देने का, फर्टिलाइज़र देने का तरीका है वो जो है ठीक नहीं है। हम लोग जो है ब्रॉडकास्टिंग से ऊपर से डाल के देते हैं। ये थोड़ा सा एक तो वैज्ञानिक तरीका भी नहीं है और साथ साथ इससे जो है नुकसान भी होता है, आर्थिक रूप से नुकसान है, साथ में इसको मिट्टी को भी जो है थोड़ा सा परेशानी होती है। तो इसके लिए मैं सही जो तरीका है उस पर चर्चा करूँगा आगे चल के, अभी थोड़ी सी आगे बात बढ़ेगी तब। तो इसमें जो है मिट्टी परीक्षण करवाने के बाद आप पहले तो मिट्टी परीक्षण अधिकारी से सलाह मशवरा करके उसकी जो है मात्रा पता करके उसी हिसाब से खाद डालें। कपास के मामले में मैं थोड़ा सा इसकी जो टैप रूट होती है इसके मामले में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक तो सीजन में ग्रोइंग पीरियड में हमेशा जो है नमी होनी चाहिए। जैसे आपका जो बरसात ख़त्म हो जाती है उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था या ड्रिप स्प्रिंकलर की व्यवस्था हो, वो जो है ज़्यादा उपयुक्त है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो है एक अनुसंधान जो रिसर्च फाइंडिंग आई है उसमें ये बताते हैं कि सबसे जो क्रूशियल टाइम होता है कपास के लिए वो होता है सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में हमको फर्टिलाइज़र का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं, ऊपर से खाद देते हैं, सितंबर के महीने में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो बरसात की समाप्ति होती है तो उसमें जो क्या होता है बहुत सारे पोषक तत्वों का लीचिंग के द्वारा जो है नीचे चले जाते हैं। तो हमको सप्लाई उस समय जो है देना, और उस समय गूलर बनने की अवस्था होती है, तो उस समय हमको फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए जो इसका क्रूशियल टाइम है वो सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में हमको एक्टिव हो जाना है और जो है इसमें प्रॉपर फर्टिलाइज़र जो है देने की बात करते हैं हम। साथ साथ में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं हम, यानी समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं, तो इसमें लगभग जो है 50 कुंटल से लेके 75 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, या आप जो है हेक्टेयर के हिसाब से जो है आप इसमें गोबर की खाद देना आवश्यक है। साथ साथ जो है आपका 10 से 12 कुंटल अगर वर्मी कंपोस्ट है तो वो प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है इसमें डाल सकते हैं। और साथ में अगर ये ध्यान रखना पड़ता है हमको, अतिरिक्त मात्रा में खाद नहीं जानी चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अगर फर्टिलाइज़र हमने दिया तो क्या होता है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता कम हो जाती है और फिर बाद में जो हमको 90 से 100 दिन की अवस्था पे विभिन्न पोषक तत्वों की कमी दिखाई देने लगती है। ख़ासतौर से जिंक की जो है कमी उस समय हमको परिलक्षित होती है। और साथ साथ जो रेडनिंग की समस्या आती है, लाल पत्ती होने की, हालांकि वो फिजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन उस समय जो है मैग्नीशियम या अन्य पोषक तत्वों की कमी भी है हमको दिखाई देने लगती है। तो इसके लिए हमें शुरुआत से जो है ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोगों हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं गूलर गिरने की समस्या, यानी कि जो है वो आपकी जो डेडू बनते हैं वो गिर जाते हैं नीचे। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी पुष्पन होता है यानी फूल आते हैं, जितने भी डेडू लगते हैं उसका 1/3 जो भाग होता है वही जो है सिर्फ मैच्योर होता है, बाकी जो है गिर जाते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक गिर जाते हैं। इसमें अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात आती है तो इसमें मिट्टी परीक्षण के आधार पर अगर आपकी पोषक तत्वों की कोई कमी है तो आप जो है शुरुआत में बोते समय आप जिंक सल्फेट आपको बाज़ार में उपलब्ध है, तो उसको आप 25 किलोग्राम प्रति एक हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं, या 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और बोरॉन, बोरैक्स, कॉपर इस तरीके से हमारे पास उपलब्ध हैं तो उनको डाल सकते हैं। लेकिन अगर बाद में इसके जो है कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो बड़ी सावधानी के साथ जो है उसके लक्षण वैज्ञानिक को या अधिकारी को दिखा के ही उसकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से डालें। तो उसमें जो है फोलियर एप्लीकेशन होता है आपका 0.5% का जिंक सल्फेट, और उसमें चूना मिलाना ना भूलें आप। अगर जो है परिणीत छिड़काव करते हैं किसी भी फर्टिलाइज़र ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का, तो उसमें चूना मिलाना ना भूलें। क्यों चूना इसलिए नहीं मिलाना भूलते हैं कि उसका जो है जो प्रभाव होता है, छावी प्रभाव, वो अम्लीय, इससे चूना जो है
डालने से अम्लीय प्रभाव जो होता है वो चूना डालने से वो कम हो जाता है। चूना अगर नहीं डालेंगे तो हो सकता है इसमें ब्राउनिंग या इस टाइप की कोई पत्तियों पर समस्या आए, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए 0.25% का यानी 250 ग्राम चूना 100 लीटर पानी में इसको बुझा हुआ रात में भिगा देते हैं और उसको मिला देते हैं। इसके बाद में हमको छिड़काव करना होता है। डायरेक्ट जो है जिंक सल्फेट का छिड़काव नहीं करते हैं, या मैंगनी या आयरन का या कॉपर का डायरेक्ट छिड़काव ना करके हम चूना मिलाना ना भूलें, तो अम्लीय प्रभाव जो इसका होगा वो उसका न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे हमारी पत्तियों पर होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो हमसे जो है अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप हमसे इससे संबंधित पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो सर ने जो बताया है उससे रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे और माइक पीछे जाएगा सबसे पहले, और आप लोगों में से जिसको भी आता होगा हाथ खड़ा करना है और जो सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। एक सवाल जो है मैंने जोर दे के आपसे कहा था कि कपास में पोषक तत्वों के प्रबंधन के हिसाब से कौन सा महीना सबसे ज़्यादा जो है उपयुक्त होता है, यानी उसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? महीने का नाम बताएं। मैं श्यामलाल कुशवाहा कोलाडी से हूँ। सितंबर का महीना बताया था सर ने। सही है सर, ऊपर आ जाइए। बिल्कुल सही जवाब सर, दिया स्टेज आपने। पे आ जाइए। नेक्स्ट मैं निवेदन करना चाहूँगी, हमारे बीच धानुका एग्रीटेक से सुबोध कुमार गुप्ता सर हैं, डीजीएम मार्केटिंग, और निखिल मालवीय जी हैं। तो धानुका से जो सुबोध गुप्ता सर हैं वो किसी कारणवश नहीं आ पाए यहाँ पे, तो वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो मैं चाहूँगी कि आप उनको सुनिए और ये क्या बताना चाहते हैं। तो सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो धानुका का अभियान है, कैंपेन है, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम, वो क्या है और धानुका के पास कपास के किसानों के लिए क्या है खास। धन्यवाद अंशु जी। सभी किसानों को मेरा एक बार प्रणाम। और मैं आज यहाँ पे कुछ ऐसे उत्पादों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और अगर इंसेक्ट की बात करें, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, पिंक बॉलवर्म माइट, मिलीबग एफिड जैसे ये जो हैं कपास की मेजर कीट हैं। और फ्यूजेरियम विल्ट भी देखा जा रहा है, बॉल रॉट है, एंगुलर लीफ स्पॉट है, सर्कोस्पोरा है, और बैक्टीरियल जो है वो भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्रॉप स्टेजेस पे अलग अलग हमारे जो उत्पाद जा रहे हैं, ये उनकी कुछ तस्वीरें हैं। मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूं और आप लोगों को कुछ 2 उत्पादों के बारे में, मैं 3 उत्पादों के बारे में बताऊंगा जो आपकी खेती में परिवर्तन जो है वो लेकर के आएंगे इस बार। तो शुरू करते हैं माइकोर से। जैसा कि वाईके शुक्ला जी ने बताया कि आपको जो है किस प्रकार जो है फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है और माइकोराइजा का प्रयोग आपको करना है। आप देखिए, माइकोराइजा मार्केट में कई प्रकार के मिलते हैं, लेकिन अगर आप वैम की बात करें तो वेसिक्यूलर एर्बेस्क्यूलर माइकोराइजा ये होता है वैम, और एक होता है एएमएफ, एर्बेस्क्यूलर माइकोराइजल फंजाई। ये जो माइकोराइजा है जिसकी मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, इसके अंदर एंडोमाइकोराइजा है, एक्टोमाइकोराइजा जो है उसका प्रतिशत कम है, और जितने मार्केट में मिलते हैं वो एक्टोमाइकोराइजा मिलते हैं। एंडोमाइकोराइजा क्या करेगा हम देखेंगे जो फोटोग्राफ है उसके जरिए। उससे पहले मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहता हूं कि हमारी जो जब हम खाद देते हैं तो कुछ खाद जो होती है वो इमोबाइल होती है, मतलब उसको उठा करके लाना पड़ेगा। वो अपने आप जो है आपने डाल दिया खेत में, वो अपने आप बिना जड़ के पास में आए अपने आप जो है वो हमारे पौधे को नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो कैल्शियम है, बोरोन है, कॉपर है, जिंक है, तो ये कुछ ऐसे हैं पदार्थ जो हमारे इमोबाइल रहते हैं। इनको जो है लाने के लिए जो है वो हमें ऐसे उत्पाद की जरूरत है जो कि बायो फर्टिलाइजर जो माइकोराइजा है वो है। तो आप देख सकते हैं, हम कहते हैं कि जब जड़ों में होगी जान बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। और वो कैसे कि जड़ों में जान आप देख सकते हैं, जहां पे माइकोर ट्रीटेड है वहां पे आप देखिए जड़ों का विकास कितना है। ये हमने एक पिट कोकोपिट में बना करके किया था, और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसका प्रयोग जो है आप 4 किलो जो है प्रति एकड़ जो है आपको करना है। और अगर बुआई आप कर रहे हैं तो बुआई के टाइम पे आप इसको जब कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब आप खाद दे रहे हैं, पहले पानी के साथ में जब आप खाद दे रहे हैं तब आप इसका 4 किलो प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के 8 किलो इसका प्रयोग जो है वो करना है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा जो जड़ हैं उनका जो सरफेस एरिया है उसको बड़ा कर देगा, जिससे हमारी जो सॉइल है वो
सांस ले सकेगी और अच्छा इस्टेब्लिशमेंट रूट का हो सकेगा। और रूट सिस्टम को ये एक्सटेंड करता है, मतलब जब जड़ों का विकास होगा तो हमारी जड़ें जो हैं, जो न्यूट्रिएंट पड़ा हुआ है उसको और अच्छे से खींच करके लेकर के आ सकेंगी। हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को जो है ये इंक्रीज करता है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है। तो जब जड़ें विकास करेंगी तो जो नीचे मिट्टी है उसमें जो पानी रहता है उसको भी एब्जॉर्ब ये करता है। तो अगर स्ट्रेस सिचुएशन आती है, जब बारिश नहीं हुई, तो बाकी के मुकाबले में इसमें स्ट्रेस झेलने में बहुत क्षमता रहेगी, क्योंकि इसकी जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा। तो 4 किलो इसका प्रयोग करना है जब बुआई कर रहे हैं उसके साथ में, बीज जब डाल रहे हैं तब उसके साथ में, और फिर उसको मेन जब आप खाद डाल रहे हैं उसके साथ में। किसान भाइयों, ये गुजरात के रिजल्ट हैं पिछले साल के कपास के। आप देख सकते हैं कि ये जो है माइकोर का प्रयोग नहीं किया हुआ है और ये जो है वो प्रयोग किया हुआ है। शुक्ला जी ने एकदम सही कहा कि सब कुछ निर्भर करेगा, अगर 55 दिन में फूल आना है, 60 दिन में फूल आना है, वो तभी निर्भर करेगा कि हमने कैसा खाना पीना जो है हमारे पौधे को, हमारी जमीन को दिया है। और अगर आपने खाद अच्छी दी है और वो सही तरीके से पौधे में जाए, उसके लिए माइकोर जो है, जो बायो फर्टिलाइजर है, माइकोराइजा जो है, ये एंडोमाइकोराइजा है, AMF टेक्नोलॉजी है, तो ये आपको मदद करेगा। आप अंतर जो है साफ साफ देख सकते हैं। आप लोगों के यहाँ पे मिर्ची भी होती है, तो मिर्ची में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जड़ें जो हैं, देखिए व्हाइट रूट्स कितनी ज्यादा एक्सटेंड जो है हमें दिख रही हैं। मतलब किसान भाइयों, अगर जड़ों में विकास हो गया, जड़ें हमारी मजबूत होंगी, तो हमारा पौधा जो है वो मजबूत जो है वो निश्चित ही होगा। कोई नहीं रोक सकता कि हमारे पौधे को न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर तरीके से मिले। किसान भाइयों, एक ऐसे उत्पाद के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जो आपको बीमारियों से जो है आपकी फसल को मुक्त रखेगा। आप देखिए कि विल्ट का प्रॉब्लम आता है हमारे चने की फसल में, मिर्ची में, उसको कोई उकटा बोलता है, कोई उखड़ा बोलता है, उकटा रोग बोलते हैं। और बैक्टीरियल प्रॉब्लम आती है, जीवाणु जनित प्रॉब्लम आती है। हम जीवाणु जनित प्रॉब्लम में अगर हम फफूंद वाली दवाइयां डालेंगे तो हमें नियंत्रण नहीं मिलेगा। तो हमारा जो पुराना ट्रेडिशन था वो ये कहता था कि हम कॉपर डाल दें और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन साथ में मिक्स कर दें, जिससे हमारी फसल पे झटका लगता था। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है 1 जनवरी 2024 को ये कंप्लीटली बैन हो जाएगा। अभी प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में इसका उपयोग अब नहीं कर रहा किसान, अगर ग्रेप्स की खेती की बात करें तो। सिमिलरली ये ह्यूमन एंटीबायोटिक है और टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये यूज होता है। तो ये आने वाले टाइम में ऑलरेडी कंपनी ने इसके मैन्युफैक्चरिंग को, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। तो मैं आपको एक ऐसा उत्पाद आज आपके सामने रख रहा हूं जो आपकी फसल को जीवाणु जनित और फफूंद जनित रोगों से जो है वो निवारण देगा। इसके अंदर 2 की शक्ति है, ये फफूंदी नाशक भी है, ये जीवाणु नाशक है। इसके अंदर थायोफिनेट मिथाइल और कासुगामाइसिन जो है दोनों का मिश्रण है। आप इसको 400 ml प्रति एकड़ अपनी फसल में, जैसे ही आपकी फसल 30 दिन 40 दिन के आसपास की हो रही है, तो मजबूती देने के लिए फसल को, आप बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने के लिए आप इसको दे सकते हैं। या तो अगर आपको रोग नजर आ गया कि जीवाणुजन्य रोग या फफूंदजन्य रोग है, तो हमें तुरंत इसका स्प्रे जो है वो करना चाहिए। किसान भाइयों, जो स्पॉट होता है ना, हम पहचान नहीं पाते कि ये जीवाणु जनित है या फफूंद जनित है। तो सिंपल सी बात है, जेनेट का आप प्रयोग करो, आपको लंबे समय तक का नियंत्रण जो है, Z+ सिक्योरिटी जो है आपकी फसल को निश्चित तौर पे मिलेगी। तो मैंने आपको बताया माइकोर और मैंने आपको बताया बीमारी के लिए आपका जेनेट। अब हम चलते हैं एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी उत्पाद जो मेरे ख्याल से वहां पे जितने लोग बैठे हैं कोई भी नहीं जानता इस उत्पाद के बारे में। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके लिए मैं एक 2 मिनट का वीडियो जो है वो चलाना चाहूंगा, और आप सभी मेरे साथ बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये उत्पाद इस बार मध्य प्रदेश में हम लेकर के आ रहे हैं। क्या हाल है लाखन भैया? ठीक है हरिया, कहाँ चल दिए सुबह सुबह? भैया मिर्च के खेतों में कीटों से परेशान हूँ, उसी के लिए दवा छिड़कने जा रहा हूँ। अरे वाह, चलो मैं भी वहीं जा रहा हूँ।
अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? भैया, खेत में माइट्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई सबकी समस्या है। इतने सारे कीटों की अलग अलग दवा सही मात्रा में छिड़काव करने में समय तो लगेगा। अच्छा, आपका छिड़काव हो गया क्या? हाँ हरिया, हो गया। लाखन भैया, आपने सभी दवा का छिड़काव इतनी जल्दी कैसे कर दिया? अरे हरिया, सारी दवा नहीं, एक ही दवा। मैं समझा नहीं लाखन भैया, आपने थ्रिप्स के लिए क्या डाला है? डिसाइड, ये थ्रिप्स के लिए। आपने माइट्स के लिए क्या डाला है? डिसाइड, ये माइट के लिए। आपने वाइट फ्लाई के लिए क्या डाला है? डिसाइड, ये वाइट फ्लाई के लिए। सबके लिए डिसाइड। अरे वाह भैया, ये तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सभी रस चूसक कीटों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन डिसाइड, सिर्फ एक ही काफी है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको एक उत्पाद के बारे में दिखाया जिसका नाम है डिसाइड, और वीडियो से आप समझ गए होंगे कि सिर्फ एक ही काफी है। अगर एक किसान जो है वो 3 स्प्रे, क्योंकि आजकल ऐसा एनवायरनमेंट है कि हमें कभी कभार व्हाइट फ्लाई भी नजर आती है, थ्रिप्स भी नजर आता है, साथ में मैं एड ऑन आपको एक और चीज बताता हूं कि एफिड और जैसिड, ये मेजर प्रॉब्लम हमें शुरुआत में नजर आती हैं। तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि डिसाइड एक ऐसा उत्पाद है जो आपको एफिड, जैसिड, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स और माइट्स, 5 समस्याओं का निदान आपको एक दवाई से मिलेगा। इसका डोज है 500 ग्राम प्रति एकड़ का, इसका डोज है 500 ग्राम प्रति एकड़। तो इसके अंदर 2 टेक्निकल मिक्स हैं, डाइफेंथ्यूरॉन और इटोफोन प्रैक्स। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक फॉर्मुलेशन कंपनी ने तैयार किया है, और ये 9(3) मॉलिक्यूल है जो सिर्फ धानुका के पास में है। पहली बार विश्व में ये ऐसा 2 कॉम्बिनेशन जो है, प्रीमिक्स जो है, तैयार हुए हैं। इससे हमारी फसल, इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो हमारी फसल जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, ऐसा बोलते हैं लोग, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्वेशन ली है उसमें एकदम अलग अंतर नजर आया, फसल हमारी हरी भरी रही है। तो किसान भाइयों, डिसाइड जो है इसके अंदर कॉन्टैक्ट और स्टमक एक्शन दोनों है। जो श्वसन क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे ये जाकर के एक्ट करता है, और नर्वस सिस्टम में टारगेट पेस्ट को वहां जाकर के ये इसको जो है वो खत्म कर देता है। इसके अंदर ट्रांसलेमिनर एक्शन भी है, मतलब पत्ते पे गया तो निचली सतह पर भी अपने आप जो है ये आ जाएगा। उससे क्या है कि जो नीचे छुपे हुए हमारे कैनोपी में जो कीट हैं वो बचेंगे नहीं, और उनका खात्मा जो है वो निश्चित है। इसका फीचर मैंने आपको बताया कि थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और साथ ही साथ अच्छी इफिकेसी है, अच्छे लंबे समय का कंट्रोल है। अगर आपको 4 दिन का स्प्रे करना पड़ रहा था तो हो सकता है आपको डबल कर लो आप, 8 दिन, हो सकता है 10 दिन तक का नियंत्रण आपको मिले, लंबी अवधि तक का नियंत्रण मिलेगा। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो उसमें आपको ये बहुत सहायक रहेगा। तो आपको बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेबर कॉस्ट बचेगा, स्प्रे करने की एनर्जी बचेगी, समय बचेगा। तो समय ही आजकल जो है वो पैसा है, मैं ये मानता हूं। और ब्लू ट्रायंगल केमिस्ट्री है, आपको बहुत ज्यादा सेफ है, कोई नुकसान फसल पे नहीं होगा। तो बेनिफिट्स जो है मैंने आपको अभी चर्चा करते हुए बताए। मैं आपको बताता हूं कि ये इन फसलों पे इसका हमने जो ट्रायल किया, बहुत शानदार हमें रिजल्ट्स जो हैं वो मिले हैं। और अगर कॉटन की बात करें तो मैं आपको सीधे रिजल्ट्स दिखाता हूं। तो ये मैंने साउथ में कैप्चर किया था, एक व्हाइट फ्लाई का टॉप मॉलिक्यूल मार्केट का, उसके अगेंस्ट में। तो कंट्रोल तो मिला ही हमें डिसाइड से, साथ ही साथ हमारी फसल में हमें हरियाली और ज्यादा देखने को मिली। तो ये व्हाइट फ्लाई के रिजल्ट थे, बहुत शानदार डिसाइड के रिजल्ट है। पत्ता हार्ड नहीं हुआ, पत्ता एकदम सॉफ्ट, और डिसीज कंट्रोल। अब आपको बताता हूं कि मैं एक ETL लेवल होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल हम बोलते हैं, वो आने के बाद में हमारे को स्प्रे जो है उस लेवल के बाद में करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये ETL लेवल से अबव होने पे हमने क्यूरेटिव ट्रायल लिया था, मतलब कीट बहुत ज्यादा आने के बाद, उसके बाद भी बहुत शानदार जो है वो नियंत्रण हमें देखने को मिला। तो किसान भाइयों, कुछ इस तरीके से आपका पत्ता एकदम स्वस्थ जो है देखने को मिलेगा। तो इसका घोल जो है बनाना अलग से, जैसे हम बोलते हैं कि आप अलग से कंटेनर में मिक्स करके आप उसका घोल बनाएं, और फिर उसको मेन जो कंटेनर है उसमें जो है नेक्सेप पंप में मिक्स करें। डायरेक्ट पंप में डाल करके मिक्स ना करें, अलग से इसका घोल बना करके पूरा अच्छे से इसको नैपसेट पंप को हॉलोकॉन नोजल के साथ में स्प्रे जो है वो करें। और किसी भी दवाई के साथ प्रयोग करने के लिए आप कोई भी स्प्रे कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, आप
वेक्सिट का प्रयोग 1 ml प्रति एकड़ जरूर करें, ताकि आपकी दवाई की स्प्रे की जो क्षमता है, इफिकेसी है, उसको ये बढ़ा देगा। तो ये एक ओवरऑल पूरा शेड्यूल है धानुका का। अगर मैं बात करूं तो इसकी आप फोटो ले सकते हैं स्क्रीन पे। और ये शेड्यूल जो है पूरे फसल चक्र के लिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप ऐसे करके लेकर जाएंगे तो आपको अलग अलग दिवस पे कैसे कैसे स्प्रे करना है, उससे जो है आपको फायदा होगा। तो किसान भाइयों, आज मेरी तरफ से इतना ही, और मेरे को समय दिया। मैं आपके साथ में डिसाइड के रिजल्ट्स देखने जरूर आपके साथ फील्ड में आऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल। मेरा सवाल यह है कि मैंने एक उत्पाद के बारे में बताया जो जेसेड, एफिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, माइट का नियंत्रण करता है। उस उत्पाद का नाम क्या है और उसकी डोज, ये दोनों बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही मात्रा में दवाई आपके खेत में जाएगी तो आपको बहुत लाभ होगा। हाँ, जवाब डिसाइड है। डोज 500 ग्राम। 5। हाँ, सही है। सही है सर, ऊपर आ जाइए सर स्टेज पे। तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं नेक्स्ट निवेदन करना चाहूँगी, जो आज का हमारा विषय है ट्रैक्टर टायर रख रखाव। जनरली आप लोग ट्रैक्टर ले लेते हैं या हम गाड़ी भी लेते हैं, तो टायर का रख रखाव करना, मेंटेनेंस करना, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो वो क्यों ज़रूरी है और सीएट के पास आप लोगों के ट्रैक्टर के लिए क्या स्पेशल है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सीएट स्पेशलिटी से फरहान सिद्दीकी सर, मैनेजर मार्केटिंग BTL। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा और बहुत बहुत आभार कि आप लोग इस मंच पे हमारे साथ मिल रहे हैं हम ऐसे। उसके बाद मैं ग्रीन टीवी का और सभी अतिथिगण का स्वागत करना चाहूँगा। रख रखाव से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, मैं सीएट कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सीएट कंपनी जो है ये तकरीबन 95 साल पुरानी कंपनी है। 1958 में ये इंडिया में आई थी इटली से, और 1982 में आरपीजी ग्रुप ने इसे एक्वायर किया था। इसमें बात करें तो 5000 से ज़्यादा इसकी एम्प्लॉई स्ट्रेंथ है। इसके अलावा 7 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिसमें से 6 इंडिया में, एक श्रीलंका में है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा टायर सीएट कंपनी बनाती है हर साल। 130 कंट्री से ज़्यादा का हम 130 कंट्री से ज़्यादा में हम एक्सपोर्ट करते हैं, और 3 R&D सेंटर हैं, जो कि एक भारत में, एक इज़राइल में और एक आपका जर्मनी में है। ये सब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि सीएट एक इंडियन कंपनी है और आप लोगों को ये गर्व होना चाहिए कि हमारी कंपनी एक्सपोर्ट कितना अच्छा कर रही है, दूसरी कंपनीज़ में कितने अच्छा काम कर रही है। खाली इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता था। अब बात करते हैं हम किस किस टायर रेंज में आपको उपलब्ध हैं। 2 व्हीलर में हम मार्केट डोमिनेट करते हैं, मार्केट लीडर हैं हम। सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर में हमारे ही टायर आते हैं। 4 व्हीलर में भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है। इसके बाद ट्रक के, बस के, इसके अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के, इस सब के टायर्स भी बनाती है। पर मैं जिस डिवीज़न से हूँ मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हम फार्म टायर्स और OTR टायर्स बनाते हैं, और आज हम फार्म टायर्स के बारे में बात करेंगे। हमारी कहाँ कहाँ फैक्ट्री है उसका विवरण है। तो हमारी हलोल में, भांडुप में, ये अंबरनाथ में, नासिक, चेन्नई, हैदराबाद और नागपुर में फैक्ट्रीज़ हैं। हमारे पास फार्म टायर में पूरी रेंज उपलब्ध है। आप चाहे बात करें ट्रैक्टर की ट्रॉली के टायर अगर आपको चाहिए हो, ट्रैक्टर का रियर टायर चाहिए हो, फ्रंट टायर चाहिए हो, या एनिमल ड्रिवन व्हीकल के टायर्स चाहिए हो, या फिर आपको हार्वेस्टर के टायर चाहिए हो, तो फार्म में पूरी रेंज सीएट के पास आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि फार्मिंग में किसानों को टायर से संबंधित क्या क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहले आती है सॉइल कंपैक्शन की समस्या। जब पुअर ड्रेन्ड सॉइल होता है तो टायर जब उसके ऊपर चलते हैं तो वो ज़मीन को थोड़ा सा उसका कॉम्पैक्शन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज अच्छा नहीं रह पाता है, और भी कई समस्याएं आती हैं। इसके अलावा लैक ऑफ ट्रैक्शन। अब मान लीजिए पुअरली ड्रेन्ड सॉइल है या फिर पानी भरा हुआ है, तो या किसी और कारणवश ट्रैक्शन नहीं मिल पाता। ट्रैक्शन होता है बेसिकली ग्रिप पकड़ना टायर की, उसमें समस्या आती है।
नेक्स्ट बात करें पंचर और डैमेज की, पंचर हो जाता है, कट्स लग जाते हैं आपके, चिपिंग होने लगती है, डैमेज होने लगता है, टायर साइड से उसकी साइड वॉल डैमेज होने लगती है, ये समस्या भी आती है किसानों को। इसके अलावा देखिए बाकी टायर्स अलग हैं क्योंकि वो रोड पे चलते हैं, हमारे फार्म टायर्स स्पेशल होते हैं, ये खेती में चलते हैं, खेतों में चलते हैं, ऑफ रोड टायर्स होते हैं, इनके लिए कोई स्पेसिफिक रोड नहीं होती है, इन्हें कैसा भी टेरेन हो उसके ऊपर चलना होता है। तो इसके लिए इनका ट्रेड डिज़ाइन, जिसके अंदर जैसे हम गुड्डी का डिज़ाइन कहते हैं, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और आज मतलब हर टायर में ये नहीं हो पाता है। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को टायर मैनेजमेंट में भी दिक्कत आती है कि टायर में जैसे हम ढुलाई में कैसे टायर का प्रयोग करें और खेती में कैसे टायर का प्रयोग करें, इसकी भी नॉलेज की कमी रहती है हमारे बीच में। इसके अलावा काउंटरफीट और सब स्टैंडर्ड टायर्स, तो कई बार ऐसा होता है कि सस्ते के चक्कर में लोकल टायर या सब स्टैंडर्ड टायर ले लिया जाता है और फिर वो बाद में बहुत समस्या देता है। तो इन सारी समस्याओं के निवारण के लिए हमने इसके ऊपर हमारी R&D टीम के साथ काम किया और हमने एक ऐसा फ्लैगशिप टायर आपके लिए लाए हैं जिसका नाम है वर्धन। वर्धन, अब आप पूछेंगे इसका नाम वर्धन क्यों है? वर्धन तो भोलेनाथ का नाम है। तो हम इसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं कि ये टायर मतलब वर्धन टायर से आपको क्या क्या विशेषताएं मिलेंगी। इसे चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ढुलाई और खेती दोनों के लिए उपयुक्त है और हम एक वीडियो देखना चाहते हैं। पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताना चालू करूं तो एक वीडियो है, प्लीज़ उसे ध्यान से देखिएगा। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मिट्टी से अच्छी उपज के लिए आपको चाहिए एक सच्चा साथी जो है सबसे मजबूत और सबसे दमदार। पेश करते हैं सीएट की नई ट्रैक्टर टायर रेंज वर्धन। अब शुरू करें खेती जल्दी और आसानी से, क्योंकि वर्धन की गहरी गुड्डी दे सबसे मजबूत पकड़, सबसे लंबी जिंदगी। ये मिट्टी को फंसने ना दे और बढ़ाए आपको आगे। चलिए बेफिक्र, क्योंकि इसके अद्भुत लग डिफ्लेक्टर्स दें पंक्चर से सुरक्षा। ढलान और मोड़ पर वर्धन की स्टेप्ड साइड वॉल से मिले बेहतर स्थिरता। वर्धन का चौड़ा ट्रेड इसे दे बड़ा फुटप्रिंट, जिससे मिलती है ज्यादा भार उठाने की क्षमता। अब पाएं ज्यादा पैदावार, क्योंकि वर्धन के फ्रंट टायर में है मजबूत शोल्डर ब्लॉक्स जो दें मिट्टी पर मजबूत पकड़। अब उठाएं ज्यादा भार। वर्धन के 4 रिब डिजाइन के साथ इसका 4 रिब डिजाइन वजन को समान रूप से बांटता है। मजबूती और लंबी उम्र देने के लिए बना आ गया है खेतों और रास्तों का सरताज, जो देगा आपको तरक्की पर पकड़। सीएट का दमदार ट्रैक्टर टायर वर्धन। तो जैसा मैंने बताया, खेती और ढुलाई में दमदार प्रदर्शन, यह है वर्धन की खासियत। तो अब रियर टायर के बारे में बात करते हैं। अब हम इसकी 4 विशेषताएं हैं, चारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गहरी गुड्डी की। तो इसमें हाईएस्ट NSD पाया जाता है, गुड्डी सबसे हैवी पाई जाती है। और हैवी गुड्डी मतलब आपका टायर ज़्यादा चलेगा, लंबा चलेगा।
इसके बाद इसमें बेहतर कर्षण और बेहतर मतलब बिकॉज इसका NSD ज़्यादा है, तो इसका NSD ज़्यादा है, इसकी वजह से इसको घर्षण बहुत अच्छा मिलता है, इसका ग्रिप बहुत अच्छा रहता है, तो आपको नियंत्रण भी बहुत अच्छा मिलता है अपनी मशीन के ऊपर। इसके बाद जैसे मैंने बताया खेती और ढुलाई दोनों में ही इसका दमदार प्रदर्शन रहा है, और क्योंकि इसका ट्रैक्शन अच्छा है, इसकी ग्रिप अच्छी है, तो आपको बेहतर माइलेज भी मिलता है क्योंकि मोमेंटम वेस्ट नहीं होता है, उसकी वजह से माइलेज आपकी गाड़ी बहुत अच्छा देती है। इसका दूसरी खासियत है मिट्टी रोधक डिज़ाइन। तो इसका ट्रेड डिज़ाइन ऐसा है, गुड्डी का डिज़ाइन ऐसा है कि ये मिट्टी को फंसने नहीं देता है अपने अंदर, सबसे पहले तो। इसके अलावा क्योंकि इसका फुटप्रिंट ज़्यादा है तो सॉइल कंपैक्शन कम होता है। तीसरी चीज़, टायर को फिसलने नहीं देता। कभी होता है कि हम राइट में स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, गाड़ी लेफ़्ट में जा रही है, तो वो जो मतलब ये क्या कहते हैं इसे, डिसबैलेंस होता है और कई बार इधर उधर ग्रिप की कम होने की वजह से गाड़ी बहकती है, वो चीज़ें नहीं आपको इसके अंदर मिलती हैं बिकॉज ऑफ इसके मिट्टी रोधक डिज़ाइन की वजह से। इसका चौड़ा ट्रेड, इसका जो हम सेक्शन विथ कहते हैं, जैसे हम टायर का फुटप्रिंट कहते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा ये टायर सुपीरियरली डायमेंशन है अपने कंपटीशन से, इस अपनी कैटेगरी में सारे टायर से ये सुपीरियर है डायमेंशंस में। इसके अलावा अपने मतलब अगर हम एक साइज़ के बारे में बात करें, लेट्स से 14/9 के बारे में बात करें या 13/6 के बारे में बात करें, तो वो अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा भार उठाने की क्षमता है इस टायर में। इसके अलावा दिखता डायमेंशन में, बिकॉज इसका सेक्शन मतलब टायर ऊपर से नीचे तक और इसका मतलब सेक्शन विथ भी ज़्यादा है, तो ये टायर दिखता भी आपका हैवी है, मतलब आपका अपसाइज दिखेगा टायर। इसके अलावा बात करें तो इसका लग डिफ्लेक्टर डिज़ाइन की, तो इसका लग डिफ्लेक्टर डिज़ाइन, इसका एक तो आपने वीडियो में भी देखा होगा, इसका साइड वॉल बहुत मजबूत है, साइड से बहुत मजबूत है ये टायर, और इसके लग का जो एंड में डिज़ाइन होता है उसमें भी लग डिफ्लेक्टर डिज़ाइन है, जिसकी वजह से चीज़ों से ये मतलब नुकीली चीज़ों को ये साइड में कर देता है और ज़्यादातर आपके टायर को पंचर होने से बचाता है। तो इसकी डिज़ाइनिंग ऐसे की गई है कि टायर कम से कम पंचर हो। इसके अलावा मजबूत साइड वॉल तो आप जानते ही हैं। आते हैं कि वर्धन किस किस साइजेज़ में अवेलेबल है, तो अगले टायर में अगर मैं बात करूं तो ये 616 और 750/16 में अवेलेबल है। पिछले में बात करूं तो 12/4/28, 13/6/28, 14/9/28 और 16/9/28 में ये टायर अवेलेबल है। ये हो गई वर्धन की बात। हमारे किसान भाई टायर्स ले लेते हैं, बाद में उनको दिक्कत आती है, कभी अच्छी सर्विस नहीं देता है टायर, कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकल आता है, या कभी मतलब हमारी ही गलती की वजह से टायर फट जाता है या ख़राब हो जाता है, सर्विसेबल नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसके ऊपर 7 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, जिसके अंदर अगर आपके टायर में 7 साल के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलता है तो केवल आपसे घिसाई के पैसे लिए जाएंगे और आपका टायर चेंज करके दिया जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे 3 साल में या 4 साल में आपका टायर ख़राब होता है तो जितना भी घिसाई हुई है बस उसका प्रोराटा बेसिस पे पैसा लिया जाएगा, बाकी आपको नया टायर दिया जाएगा। इसके बाद करते हैं कि ये तो हो गई कि कंपनी की गलती से अगर कुछ होता है, कभी ऐसा हो कि हमारे किसान भाई की गलती की वजह से ही कुछ हो जाए, कि मान लीजिए कोई बहुत ही नुकीली चीज़ घुस गई, उसने टायर फाड़ दिया, या फिर टायर ऐसा है कि सर्विसेबल ही नहीं है, तो ये बेसिकली हमारी एक स्पेशल वारंटी है जिसकी सिंपल सी कंडीशंस है कि टायर 3 साल के अंदर हो और 50% से कम घिसा हो, तभी इस टायर को हम इसके अंदर अगर और अनसर्विसेबल कंडीशन में है तो तब भी हम सिर्फ प्रोराटा बेसिस पे उसके यूसेज का पैसा काट के आपको नया टायर उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मैं बार बार आपसे कह रहा था सुपीरियर डायमेंशन है इस टायर के। इस टायर का मतलब ये अपने कैटेगरी में सबसे हैवी टायर है और मतलब इसकी गुड्डी एंड हर चीज़ मैंने आपको बताई। वो तो खाली बातें हो गई, मैं आपको नंबर्स भी दिखाना चाहूँगा। तो जो ओडी होता है, जैसे हम 13/6/28 ही देखते हैं, नीचे वाला देखिएगा, ओडी जो होता है वो आउटर डायमेंशन होता है, टायर का बाहरी डायमेंशन, वो हमारा 1353 mm का है। बाकी सारे 1300 से कम के हैं या 1350 से कम के हैं।
सबसे ज़्यादा आउटर डायमेंशन वर्धन का है। इसके बाद बात करें सेक्शन विड्थ की तो वो भी 370 mm का है। बाकी सारे ब्रांड्स का 370 360 से कम का ही है। इसके अलावा बात करें NSD की तो NSD भी सबसे ज़्यादा है 42.2 mm की। इसके अलावा बात करें टायर के वेट के बारे में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वेट असली चीज़ तो माल होता है, माल भी सबसे ज़्यादा है। 70 किलो का 13 से 28 का टायर है, बाकी सारे कोई 66 किलो का, कोई 68 kgs का। तो इस वजह से ये सुपीरियर डायमेंशन है, ये मैंने आपको नंबर से भी सिद्ध कर दिया। ये तो हो गई वर्धन की बात। इसके अलावा अगर आप लोगों को हार्वेस्टर का टायर चाहिए हो आपके 18/4-30 के साइज़ में, तो हमारा आयुष्मान HD ये हार्वेस्टर टायर भी उपलब्ध है हमारे साथ। मेरी तरफ से इतना ही। अब मैं अपने दोस्त गौरव जी को बुलाना चाहूँगा, वो आपको बेहतर टायर के रख रखाव के बारे में और आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए इसके बारे में बेहतर नॉलेज दे पाएंगे। मैं आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप सभी आज यहाँ पधारे। जैसा कि अभी सर ने बताया आपको C8 के वर्धन टायर के बारे में और इसकी टायर की खूबियों के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी दूंगा कि हमको टायर के रख रखाव कैसे करना चाहिए। तो जिस प्रकार से हम समय समय पे हमारे ट्रैक्टर की सर्विस करवाते हैं, मतलब हर सीज़न के बाद हम उसको सर्विस करवा के तैयार करके रेडी करके रखते हैं, वैसे भी टायर का भी सर्विस एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि आज आप अगर टायर ख़रीदने जाएंगे तो आज कोई भी टायर, ट्रैक्टर के अंदर सबसे महंगा पार्ट टायर ही होता है, जो 40 से 45, 55, 60 हज़ार रुपये तक की कीमत रखता है। तो टायर के अंदर मेन जो सर्विस का जो पार्ट है उसका, वो है उसकी हवा। हमको हवा का प्रेशर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी जैसे खेती का टाइम है, खेत में ट्रैक्टर प्लाऊ पे चल रहा है या खेत में ट्रैक्टर चल रहा है कल्टीवेटर पे, सीडिल पे, तो खेती के काम में हमको ट्रैक्टर के टायर के अंदर, ट्रैक्टर का टायर जो बड़ा टायर है, रियर टायर है 13/6/28, 14/9/28, 16/9/28 जो साइज़ का टायर है, उसमें हमको खेती के टाइम पे 15 PSI उसमें हवा रखना है। 15 से 16 PSI आप हवा रखेंगे तो टायर क्या है, ज़मीन से पकड़ बना के चलेगा और टायर आपका स्लिप नहीं मारेगा। स्लिप नहीं मारेगा तो टायर आपका कम से कम घिसाई होगी और आपके समय की भी बचत होगी और डीजल की भी आपकी बचत होगी। उसके बाद जो ट्रैक्टर का अगला टायर है, अगले टायर में आपको जो एयर का प्रेशर है वो 30 PSI रखना है। देन मान लीजिए कि हम जैसे खेती, हमने अनाज निकाल लिया, अनाज निकालने के बाद ट्रैक्टर हमारा मंडी जाता है, तो उस टाइम पे, या फिर अगर आप में से कई किसान भाई होंगे जो हो सकता है मैं भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पज़ से यूज़ करते होंगे, जैसे रेती के काम में, इट्टी अपना कुछ भी ढुलाई के काम में, सीमेंट, गिट्टी, रेती, कुछ भी कमर्शियल एप्लीकेशन में, तो उस टाइम पे हमको ट्रैक्टर के टायर में हवा का जो प्रेशर है 20 से 21 PSI हमको हवा का प्रेशर रखना है। अगर हम वही जो हवा हमने खेती में मेंटेन करी थी 15 PSI, उसी 15 PSI हवा में अगर हम उसको रोड पे चलाएंगे तो टायर में डैमेज होने की समस्या आ सकती है। ये कोई भी कंपनी के टायर के साथ हो सकता है। तो थोड़ा सा बस यही जानकारी थी कि आप थोड़ा सा समय समय पे हवा आप चेक करवाते रहिए टायर में। और इसके बाद अगर आप प्लाऊ वगैरह पर चलाते हैं ट्रैक्टर, तो प्लाऊ में क्या होता है ना, प्लाऊ में कंपनी सजेस्ट करती है कि जितना ज़्यादा टायर का वेट रहेगा तो उतना ज़्यादा आपका ट्रैक्टर कम स्लिप मारेगा। तो उसमें एक वाटर ब्लास्टिंग मेथड होती है कि टायर के अंदर हमको 75% पानी भरना चाहिए और 25% हमको हवा भरना चाहिए। 25% हवा का जो माप है वो रहेगा आपका 8 से 9 PSI। तो उसमें आप 75% पानी भरिए और 8 से 9 PSI आप हवा भर के जब ट्रैक्टर को प्लाऊ में चलाएंगे तो आपका टायर स्लिप नहीं मारेगा, रोटेट नहीं होगा। जो राउंड मारता है टायर वो उसमें समस्या ट्रैक्टर में आएगी नहीं आपकी। तो उससे आपका समय भी बचेगा और डीजल भी बचेगा। इसके अलावा जैसे कि आपने अभी वर्धन टायर के बारे में जानकारी ली है और इसकी खूबियाँ देखिए, हमारा बाहर हमारा काउंटर भी लगा हुआ है, वहाँ पर डिस्प्ले में टायर भी है, तो आप बाहर टायर भी देख सकते हैं। और कुछ आपको टायर के बारे में जानकारी चाहिए, इंक्वायरी चाहिए कि कहाँ से टायर मिलेगा, तो वो भी आपको वहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि आज हम इस खंडवा क्षेत्र में हैं, तो खंडवा क्षेत्र में आपने सभी ने जो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है वो उनका नाम संगम टायर के नाम से है। तो काफ़ी लोग, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे संगम टायर को। तो संगम टायर पे आपको C8 का वर्धन टायर की जो रेंज है आपको संगम टायर पे उपलब्ध मिल जाएगी।
और बाकी की अगर आपको टायर की जानकारी चाहिए तो आप बाहर एक बार काउंटर पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बाकी की शेष जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब आ गया सवाल जवाब का, तो आप लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा, आपको हाथ खड़ा करना है, माइक आएगा आपके पास। अभी जैसा कि फरहान सर ने आपको जानकारी दी टायर की, तो आप में से आप बताइए कोई भी कि सीएट के जो वर्धन टायर है उस पर कंपनी की कितने साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आती है और स्पेशल वारंटी कितनी आती है? श्यामलाल कुशवाहा कोलाडीट से। जवाब सर? जवाब 7 साल और 3 साल। सही जवाब। सही जवाब है। हमारे साथ आपके ही बीच से कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर आशीष बोबड़े जी हैं, पौध संरक्षण अधिकारी केवीके खंडवा से। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी और मेरे प्रिय किसान बंधुओं, आप सभी का मैं कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो निमाड़ एरिया है वो कपास के कारण जाना जाता है और यहाँ पे मुझे कपास पे ही बोलने के लिए बोला गया है। तो अपन कपास की बात करते हैं। जो मुख्य बिंदु हैं कपास के अपन वो मतलब यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्या है हमारे यहाँ पे अभी मैंने देखा कि हमारे जो कुछ किसान भाई हैं अब उनकी कपास के प्रति सफ़ेद सोना कहलाता है हमारे यहाँ कपास, लेकिन कपास के प्रति उनका जो रुझान है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। तो वो जो रुझान कम होने के जो कारण है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खाद उर्वरक प्रबंधन है। दूसरा अब जो बीटी कॉटन जो था उसमें मतलब जो रेजिस्टेंस था तो वो रेजिस्टेंस अब ख़त्म हो रहा है हम लोगों की कुछ थोड़ी सी गलतियों के कारण, जिससे पिंक बॉल वर्म का अटैक अब आने लगा है। इसके अलावा कपास में हमको लगातार गिरती हुई जो वो है उत्पादन क्षमता वो हम देख रहे हैं। कीट बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। तो इस कारण से अब हमारे कुछ किसान भाई जो हैं वो कपास लगाने के प्रति थोड़े से अब वो मतलब उनको अब लगता है कि कपास की जगह पे दूसरी फसल में हमको ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए वो कपास के प्रति अब उदासीन होने लगे हैं। तो इन सब दिक्कतों के साथ में हमको कपास उगाना छोड़ना नहीं है, हमको उसका जो है उसमें जो मुख्य जो कारण है समस्याएं हैं उनको देखते हुए उसका निराकरण करते हुए हमको कपास लेना है। तो इसी में जो मुझे जो आज यहाँ आमंत्रित किया गया है वो है कीट एवं रोग प्रबंधन के लिए जो मुख्य बिंदु हैं कपास के, उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो देखिए कपास में अगर अपन बात करें कीटों की, सबसे पहले तो इसमें कपास में बीटी कपास में आज के इस समय में जो कीट लगते हैं वो एक तो है कीटों का प्रकार जो है जिसे हम रस चूसक कीट कहते हैं, और दूसरे होते हैं डेंडू छेदक जो वर्ग के कीट। तो डेंडू छेदक का तो ऐसा है कि बीटी में हमारे पास अमेरिकन डेंडू छेदक और जो चित्तीदार डेंडू छेदक जो था उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता अभी है, लेकिन कुछ जगह पे हमारे यहाँ गुलाबी इल्ली आने लगी है। तो उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूँगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं रस चूसक कीटों की। तो कपास में हमारे इसमें कई प्रकार के जो हैं रस चूसक कीट लगते हैं। हालांकि हमारा जो कपास का बीज है वो हमारा रस चूसक कीट के लिए बीज का ट्रीटमेंट करके ही हमको कंपनी देती है। आपने देखा होगा कि जो बीज है हमारा वो गुलाबी या जामुनी रंग का हमको दिखता है या अन्य कलर का दिखता है। उसमें क्या है गाउचो मतलब 70% इमिडाक्लोप्रिड से वो पहले से ट्रीटेड रहता है। तो इसमें लगभग 25 दिन तक हमको रस चूसक कीट के लिए कोई भी दवाई देने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा मतलब माना जाता है और ऐसा करना भी चाहिए अगर हमको कोई समस्या नहीं दिखती है तो। उसके अलावा जो बीटी की बात करें तो बीटी में जो BG1 BG2 जो अब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें भी लगभग 90 दिन तक प्रतिरोधक क्षमता हमारे इसमें कपास में रहती है डेंडू छेदक के लिए। तो इसमें भी हमको डेंडू छेदक के लिए पहले हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अब चूँकि गुलाबी इल्ली ने अपना पकड़ बना ली है तो हमको गुलाबी इल्ली का प्रबंधन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रस चूसक की बात करते हैं। तो रस चूसक में सबसे पहले एफिड आता है। तो एफिड जो कीट होता है इसके ज़्यादा प्रकोप के कारण क्या होता है कि जो हमारा जो कपास है उसकी पत्तियां ऐसे मुड़ने सी लगती हैं, चुर्री मुर्री टाइप की उसमें आने लगती हैं। तो ये जो है एफिड। इसके अलावा फिर होती है सफ़ेद मक्खी। तो सफ़ेद मक्खी क्या करती है, पत्ते के निचले सतह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रस चूस कर पौधे के जो पत्ते हैं उसको हल्के हरे रंग से पीला कर देती है और ये नुकसान करती है। इसके अलावा जैसिड का जो प्रकोप है वो हमको दिखता है हमारे जो पौधे की जो पत्तियां हैं
वो किनारे से सूखने लगती हैं। तो वो जो है जैसिड के कारण से होता है, कोई बीमारी नहीं है वो, इसलिए आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो है थ्रिप्स होता है, तेला बोलते हैं अपन, तो तेला जो कीड़ा होता है उसके कारण पत्ते के ऊपर जब आप देखेंगे तो एक चमकीली सी सतह बन जाती है, तो आसानी से वो समझ में आता है, क्योंकि ये अपने जो प्याज है, प्याज फसल पे भी बहुत नुकसान करता है थ्रिप्स। तो ये जो चारों प्रकार के जो रस चूसक कीट हैं, इसके अलावा हमारे पास में कई जगह पे किसान भाई हमारे मेलीबग का भी सामना करते हैं। अपने यहाँ पे अभी कम है, लेकिन कभी आने की संभावना हो सकती है। तो इन रस चूसक कीटों का हमको प्रबंधन कैसे करना है? तो रस चूसक कीटों का जो प्रबंधन करने के लिए हमको सबसे पहले एक काम ये करना है कि प्रति तीसरे वर्ष, हर तीसरे साल हमको प्लाऊ से गहरी जुताई अपने खेत की करना है ना। तो प्लाऊ से अगर अपन गहरी जुताई करेंगे तो जो इनोकुलम मटेरियल जो होता है, मतलब इन कीड़ों के अंडे या जो प्यूपा है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, या फिर कभी कभी इनके वयस्क रहते हैं, वो सब ज़मीन के बाहर आकर गहरी जुताई के कारण, जब हम ये अप्रैल माह में करते हैं गहरी जुताई, तो धूप में डायरेक्ट संपर्क में आके और ये सूख के या गर्म होके मर जाते हैं। तो पहला काम हमको गहरी जुताई करनी है। उसके अलावा दूसरा जो काम है वो कंपनी हमको करके देती है, बीजोपचार, जो कीटनाशी जो रसायन है उससे। तो ये हमको बीजोपचार नहीं करना है इसमें, जो कीटनाशी रसायन से, ये हमको कंपनी करके देती है। इसके अलावा हमको फिर ध्यान देना है फसल चक्र पे। तो फसल चक्र हमारा ऐसा है कि हमको एक चीज़ का ये ज़रूर ध्यान देना है कि अगर हमारे खेत में हम लगातार मोनोक्रॉपिंग या एक फसली पद्धति अपना रहे हैं, हर साल कपास 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 कपास, तो ये काम हमको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। एक ही खेत में एक ही जगह पे हर साल हम कपास नहीं उगा सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो कपास है पिछले साल की तुलना में उस पर कीटों का और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता रहेगा। साथ में उर्वरकों का दक्ष प्रबंधन। तो उर्वरक जो है हमारे, उसका हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों का ही इस्तेमाल करना है। इसमें से कोई भी तत्व हम छोड़ नहीं सकते, हमको इन तीनों तत्वों को लेके चलना पड़ेगा। साथ में अगर हमारे खेत में जिंक और सल्फ़र की कमी है तो उसको भी हमको पूरा करना पड़ेगा। जिंक और सल्फ़र की कमी पूरी करने के लिए हम जो 25 किलो जो जिंक सल्फेट है उसका प्रयोग हम करते हैं अपने खेत में। बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के लिए आप लोग यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट या आपका जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है, लाल खाद बोलते हैं, उससे आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। हमको ये देखना है कि हमें बीटी कपास में मात्रा उर्वरक की थोड़ी नॉर्मल हाइब्रिड कपास की अपेक्षा ज़्यादा लगती है, तो अनुशंसित मात्रा में ही दें। ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा ना दें, तो हमारे खेत में जो है कीटों का जो है आक्रमण ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा खेत की जो मेड़ हैं उसकी हमको साफ़ सफाई रखनी है। मेड़ों पे जो अवांछित पौधे लगे रहते हैं उस पर ही जो हमारे आक्रमण करने वाले जो कीट होते हैं वो साल भर उस पर रहते हैं, और जब हम फसल लगाते हैं मुख्य फसल, तब वो वहाँ से आ जाते हैं। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। मुख्य जो चीज़ें थी कपास की वो मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोगों ने मुझे समय दिया, यहाँ आमंत्रित किया, और आप सभी किसान भाइयों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार जो है वो आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले सवाल का जवाब सर देंगे और दूसरे में आप लोगों को मौका मिलेगा। सर 2 सवाल पूछना है आपको जो आपने बताया उससे। मेरा सभी किसान भाइयों से पहला प्रश्न ये है कि पत्ते पीले पड़ के किस बीमारी में हमारा पौधा सूखता है? गजराज सिंह सोलंकी, ग्राम जामकोटा, तहसील पुनासा, जिला खंडवा। जवाब? पानी भरे रहने से सड़न लगती है, उससे होते पीले। चलिए ठीक है, मान लिया। तो मैंने जैसा गुलाबी इल्ली के बारे में आप लोगों को बताया था, तो गुलाबी इल्ली में जो उसका आने का जो समय है वो क्या है, जब शुरुआत होती है? मेरा नाम श्याम परते है, ग्राम डाबरी से, बलड़ी ब्लॉक से। जी बताइए। जन्माष्टमी। हाँ चलिए ठीक है, अगस्त के महीने में अपना लगभग शुरू होती है जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के आसपास, है ना। और अभी जो है वो हमारे साथ केवीके के हेड और एक्सपर्ट जुड़े हैं, तो मैं सबसे पहले सचिन से चाहूँगी कि स्वागत करें। हमारे साथ है डॉक्टर DK वाणी सर। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। सभी को नमस्कार और ग्रीन टीवी को धन्यवाद जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। कृषि विज्ञान केंद्र को शायद सब लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता दूँ
कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं और इन कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि की पढ़ाई होती है, उसके कॉलेजेस हैं और साथ ही साथ हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र खुले हैं शासन के द्वारा और किन्हीं ज़िलों में 1 से ज़्यादा भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे धार ज़िला काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर एक धार में है और एक मनावर में है। तो इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र ज़िले में 1 या 2 भी हैं। और अभी जो पूरे हमारे भारतवर्ष में 738 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्रों को जो स्थापित करने का उद्देश्य था कि जो अनुसंधान केंद्र हैं वहाँ से जो नई नई विधाएं या तकनीक निकलती हैं वो कृषकों तक पूरी तरह से पहुँचने में ज़्यादा समय लगता है या नहीं पहुँच पाती। तो एक कड़ी के रूप में कृषि विभाग तो है लेकिन वो अपनी योजनाओं को जानकारी देता है, तकनीकी की जानकारी भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कड़ी में कुछ कमी थी। तो उस कड़ी को किसानों तक की पहुंच बराबर करने के लिए ज़्यादा तेज़ी से जो तकनीकी का हस्तांतरण हो, इस उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्रों में 6 तरह के वैज्ञानिक होते हैं और वो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे मिट्टी का वैज्ञानिक है, फिर खेती का वैज्ञानिक है, इंजीनियरिंग का है, फार्म मशीनरी का है और जो एग्रो फॉरेस्ट्री होती है कृषि वानिकी, उसका एक जिम्मेदार व्यक्ति रहता है। इसी तरह से और भी जो विधाएं हैं जैसे कि कीट से सुरक्षा, रोग से सुरक्षा, इस तरह के कई तरह के वैज्ञानिक एक एक कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं। अब ऐसी विधाएं तो बहुत सारी हैं और कृषि विज्ञान केंद्र में पद 6 ही हैं। तो कहीं पे कुछ केवीके में कुछ पद हैं और किसी दूसरे में कुछ पद हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए ही पूरी तरह से बना हुआ है और उन्हीं के लिए, यानी कि ज़िले की किसानी के लिए काम करता है। जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसको उसका जो अधिदेश है वो ये है कि ज़िले की जो जलवायु है उस जलवायु में कौन सी तकनीक, कौन सा बीज, कौन सी मशीन, कौन सा कीटनाशक, कौन सा रोगनाशक काम करेगा, या हमारे ज़िले में कौन कौन सी फसलें और ली जा सकती हैं। जो पारंपरिक रूप से ले रहे हैं वो तो ठीक है, और अगर कहीं बदलाव भी आया है तो उसमें हम किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं कि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे कि आप सब जानते हैं अपने यहाँ पे पहले ज्वार होती थी, तुअर होती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे ज्वार और तुअर का जो खरीफ में कॉम्बिनेशन था वो धीरे धीरे बट करके सोयाबीन का हो गया और साथ में तुअर बहुत कम रह गई, ज्वार तो लगभग पूरी ख़त्म हो गई और कपास का एरिया भी हमारे यहाँ पे पिछले 15-20 साल से लगभग 50,000 हेक्टेयर है पूरे ज़िले में। तो कपास तो एक तरह से सतत रूप से स्थायी उसका एरिया है कि यही लोग करते हैं, लेकिन सोयाबीन में कुछ कम ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोगों को जिनको सोयाबीन से ज़्यादा नुकसान हुआ है वो मक्का की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तुअर की तरफ भी बढ़ रहे हैं और दूसरी फसलों की तरफ भी वो आकृष्ट हो रहे हैं। उनमें सब्जियां भी हैं, फलदार पौधे भी हैं। तो इस तरह से कहाँ जा सकते हैं, किस ज़मीन में क्या कमी है उसकी मिट्टी का परीक्षण भी करते हैं। साथ ही किस ज़मीन में कौन कौन सी फसल हो सकती है, क्या औषधि फसल हो सकती है, क्या कपास हो सकता है, क्या अश्वगंधा हो सकता है, इस तरह की फसलों की जानकारी भी हम किसानों को देते हैं। फसलों की जानकारी में जलवायु से संबंधित, उसमें लागत से संबंधित और जलवायु से लड़ने संबंधित, उसके उत्पादन से संबंधित और यहाँ थोड़ी बहुत मार्केटिंग संबंधित भी जानकारी किसानों को देते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के जो मुख्य कार्य हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो कार्य है कि जो विभिन्न शोध केंद्रों में तकनीकी विकसित होती हैं उसको हमारे ज़िले की जो जलवायु है वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं है, उसके लिए हम प्रक्षेत्रीय परीक्षण करते हैं। 10 लोगों के यहाँ, 20 लोगों के यहाँ पे हम वो तकनीक प्रदर्शित करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये तकनीकी हमारे ज़िले के लायक है या नहीं।
अगर वो लायक निकलती है, उसमें कुछ फ़ायदा होता है, 10-15% भी फ़ायदा होता है, तो हम उसको अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन में ले जाते हैं और फिर कम से कम 25 लोगों के यहाँ पे, 50 लोगों के यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। मान लो कोई बीज है तो हम उसको लाए और उसको हमने टेस्ट किया। जैसे उदाहरण के तौर पे सोयाबीन का 1135 है, RVSM 1135। इसको अगर हमको टेस्ट करना है तो पहले हम 7 लोगों के यहाँ, 10 लोगों के यहाँ टेस्ट करते हैं, देखते हैं 2 साल तक की इसका उपज कितनी आ रही है। अगर उसमें फ़ायदा होता है, उसमें रेजिस्टिविटी पता चलती है, कीट रोग से नुकसान कम होता है, तो फिर हम उसको 25-50 लोगों के यहाँ पे अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के रूप में डालते हैं। उसके बाद अगर अच्छी निकलती है तो फिर वो हम रिकमेंडेशन में लाते हैं और शासन स्तर को वो रिकमेंडेशन जाती है कि हाँ, अब ये प्रदर्शन करने के बाद में उपयुक्त पाई गई हमारे ज़िले के लिए। तो फिर वृहद स्तर पे जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं उसमें विभाग के द्वारा, दूसरे विभागों के द्वारा और NGO के द्वारा वो फिर तकनीकी विस्तार रूप में अधिक लोगों के यहाँ पे प्रदर्शित की जाती है। इसके बाद में कुछ तकनीकियाँ ऐसी होती हैं जिनको कि हम डायरेक्ट भी किसानों तक पहुँचा सकते हैं, जिसको कि हमको सिद्ध करने की ज़रूरत हमारे ज़िले में नहीं है। जैसे कुछ मशीनरी, जैसे रोटावेटर है, वो निश्चित रूप से हमारे यहाँ काम करेगा, हमारी मिट्टी में अच्छा काम करता है, तो उसको हमको देखने की ज़रूरत नहीं। उसको हम सीधे प्रशिक्षणों में किसानों को, अधिकारियों को, NGO के जो कार्यकर्ता हैं उनको हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र के जो कार्य हैं उनमें प्रक्षेत्रीय परीक्षण पहला, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन दूसरा, जो अधिकारी हैं, मैदानी अमला है, उसको प्रशिक्षण देना तीसरा, और किसानों को प्रशिक्षण देना चौथा, और पांचवा हमारे विस्तार कार्यक्रम है, जैसे कि किसान मेला करना, उसमें विभिन्न प्रकार की जो तकनीकें हैं उसको प्रदर्शित करना। जो हमने प्रदर्शन डाले हैं उसमें हम प्रक्षेत्रीय दिवस मनाते हैं। जो प्रदर्शन की है हमने जानकारी, जो तकनीकी एक किसान के यहाँ पे, उसको कम से कम 50 लोगों को दिखाया जाता है। और प्रदर्शन भी हम ऐसे करते हैं रोड साइड में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान आने जाने में भी देखते रहें कि ये जो तकनीक है नई है और अच्छी है, कितनी अच्छी है, ये खुद अपने आप से आँखों से देखो करके वो सीखे। सीखने के लिए सबसे अच्छा साधन आँखों से देखने का भी है, और उससे भी अच्छा साधन है करके सीखने का। करके सीखना, उसकी याददाश्त भी बनी रहती है और आदमी पूरी तरह से सीखता है। उसके लिए भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं, और उस स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हम लोगों ने कुछ प्रशिक्षण किए हैं। स्किल ट्रेनिंग में हमने स्मॉल पोल्ट्री फार्मर की स्किल को हमने 2 साल तक प्रशिक्षण कार्यक्रम लिया है, और मृदा परीक्षण सहायक के रूप में उसके भी 2 साल तक प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए हैं। तो इस तरह से स्किल ट्रेनिंग का भी, जिसका कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, उस कार्यक्रम को भी हम संचालित कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटा कृषि विज्ञान केंद्र का काम है जिसको कि हम संचालित करते हैं। इसके अलावा अगर प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ, जैसे सोलंकी साहब ने बताया था, प्राकृतिक खेती के बारे में थोड़ा सा मैं 5 मिनट चर्चा करूँगा। प्राकृतिक खेती कोई अलग से खेती नहीं है, केवल इसके अंदर हम रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं। और ये वही खेती है जो 50-55 साल पहले हमारे बुजुर्ग करा करते थे। इस खेती में रसायनों का उपयोग बिल्कुल नहीं है, केवल प्राकृतिक साधनों का उपयोग है। कोई चीज़ खरीद करके ला करके देने की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक खेती में प्रकृति जन्य जो आदान है उनका ही हम उपयोग करते हैं। अब चूँकि ज़मीन हमारी पिछले 50 साल में रसायनों के उपयोग से ख़राब हो गई है, तो उसको वापस से ठीक करने के लिए कुछ आदान हमको अलग से डालने पड़ेंगे, अन्यथा प्राकृतिक कृषि में कुछ भी आदान डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसको ठीक करने के लिए हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं। जीवामृत का प्रयोग 1 एकड़ में 200 लीटर जीवामृत का प्रयोग करते हैं, और वो 200 लीटर बनाने के लिए हमको केवल 10 किलो गोबर, 8 किलो गोमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, और जो बड़े पेड़ हैं नीम का, पीपल का, बड़ का, इनके जड़ के पास की मिट्टी लगभग 1 किलो। जड़ के पास की मिट्टी वो इसलिए कि ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे आपने अभी नीम भी देखा होगा, नीम में निम्बोली भी आ रही है, नए पत्ते भी आ रहे हैं, और गर्मी भी बहुत दिनों से पड़ रही है, कहीं कोई बारिश नहीं हुई है ना, मतलब पानी कोई उनको देता नहीं। इस साल तो थोड़ी बहुत फिर भी हो गई,
लेकिन हर साल हम देखते हैं कि गर्मी के सीज़न में निम्बोली भी आती है, यानी कि फल भी आता है, पत्तियाँ भी नहीं आती हैं। तो ये कहाँ से आती है, इनको कौन पानी देता है, इनको कौन पोषक तत्व देता है? तो ये देखा गया कि ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं या जंगल में जो पेड़ हैं, उनकी जड़ों के पास में ऐसे जीवाणु हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पौधे को पोषक तत्व भी दिलाते हैं और नमी भी दिलाते हैं। यानी फल बनने तक की पूरी व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है। केवल जीवाणु जो हैं, जो नीम के पौधे में काम करते हैं, वही हमको कपास में ला करके देना है, वही सोयाबीन में ला करके देना है, वही गेहूं में ला करके देना है। तो वो जो जड़ के बड़े पेड़ के जड़ के पास की मिट्टी का जो सिद्धांत है वो यही है कि वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेंगे जिसमें कि कुछ असंख्य जीवाणु होंगे और उन जीवाणु को हम जीवामृत में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के 1000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इस तरह से होते हैं वो। और वो जीवाणुओं को हमको बढ़ाना है तो केवल 200 लीटर पानी के अंदर 10 किलो गोबर, 8 किलो गोमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़। अब बेसन नहीं हो तो हम किसी भी दाल का, मूंग की दाल का, खराब मूंग की दाल का आटा जो है, किसी भी दाल का आटा हम उपयोग कर सकते हैं। गुड़ भी हमको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो मीठे फल रहते हैं उनकी फलों का 5 किलो गूदा, वो भले सड़ रहे हों, मतलब खाने योग्य नहीं हो, ऐसे फल जो मीठे हों उनका 5 किलो गूदा भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो 2 किलो गुड़ की तरह काम करता है। इसलिए इसमें खाने मतलब खरीद करके ला के देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनको सबको मिला करके ड्रम में 4 से 6 दिन तक दिन में 2 बार घड़ी के सुई की दिशा में घुमाना है और ऊपर से ढक करके रखना है, एयर टाइट नहीं करना है। तो ये जीवामृत 6ठे दिन बन करके तैयार हो जाता है और वो हमको खेत में छिड़कना है। अगर खेत खाली है तो आप ये 200 लीटर पानी एक साथ आपके खेत में डाल सकते हैं। अगर खेत में खड़ी फसल है तब हम इस जीवामृत को तनु करके, डाइल्यूट करके हमको खेत में डालना है। शुरुआत में जब हम डालेंगे तो 100 लीटर पानी में 5 लीटर जीवामृत, उसके अगली बार डालेंगे तो 150 लीटर में 10 लीटर जीवामृत। इस तरह से थोड़ी सी सांद्रता बढ़ाएंगे और हर 20-21 दिन पर पे कोई भी फसल हो, कपास हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, उसमें हम ये दे सकते हैं। ये जीवामृत खेत में जाकर के जीवाणुओं की संख्या बढ़ाएगा और जैविक गतिविधियाँ सारी बढ़ेंगी। वो केचुए की संख्या भी बढ़ाएंगे, वो राइजोबियम की संख्या भी बढ़ाएंगे। मतलब हर तरह के जीव जो प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हमारे पौधे को देते हैं, उन सारे जीवाणुओं की वृद्धि होगी जीवामृत से। मतलब जीवामृत एक तरह का कंपोजिट फर्टिलाइज़र हो गया, उसमें सारे तत्व शामिल है। तत्व कोई नहीं है लेकिन वो सारे तत्व को दिलाने वाले जीवाणुओं को बढ़ाता है। इस तरह से मुख्य चीज़ जो प्राकृतिक खेती में है वो जीवामृत है। इसके अलावा उसके और भी घटक हैं कि हमें आच्छादन फसल लेनी चाहिए, ज़मीन को पूरा ढक कर के रखना चाहिए। हमको उसमें फसल या अंतर्वर्ती फसल भी लेना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा तरह की फसल एक ही खेत में लेना चाहिए ताकि हमें एक फसल का बीमा हो जाए, नुकसान नहीं हो विपरीत जलवायु परिस्थिति में। तो जलवायु से लड़ने की भी क्षमता हमारे खेतों में बढ़ती है। इसके अलावा खेत में वापसा की स्थिति आनी चाहिए, यानी कि कार्बनिक पदार्थ बढ़ने चाहिए और वो नमी और कार्बनिक पदार्थ मिल करके वापसा की स्थिति निर्मित करते हैं। और वापसा की स्थिति ऐसी होती है कि जो कण हैं मिट्टी के, उनके आसपास की जो लेयर है उस लेयर में 50% आधा पानी और आधी हवा होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो पानी दिया हुआ हमारा किसी काम का नहीं है और इससे कम होगा तो वो सूखा होने के चांसेस है। इसलिए एक निश्चित स्थिति है, उसी में पानी की ज़रूरत है, यानी कि पानी की बहुत कम ज़रूरत है हमारी फसल में। तो इस तरह के प्राकृतिक खेती के कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में आप लोगों की अगर अधिक जागरूकता है तो आप हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र में आकर के बात भी कर सकते हैं। और पिछले सीज़न में हमने लगभग 33 ट्रेनिंगें करी हैं पूरे ज़िले में आत्मा और कृषि विभाग के साथ मिल करके। तो और अगले सीज़न में भी हम लगातार करने वाले हैं। हो सकता है आपके गांव में, आपके आसपास के गांव में हम लोगों के शिविर लगे। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो सवाल सर पूछेंगे और आपको हाथ खड़ा करना है और इस बार जो है इस वाले लाइन में जो है वो माइक जाएगा। मैं प्राकृतिक खेती से ही सवाल करता हूं क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र के जो कार्य हैं वो तो
जानते हैं आप लोग। प्राकृतिक खेती में जीवामृत बनाना है तो उसमें गुड़ कितना लेना पड़ेगा? 2 किलो गुड़ या नहीं तो सड़े हुए फल। कितने? 5 किलो, वो भी काम कर सकते हैं 2 किलो गुड़ का। ठीक है, सर आज बढ़िया। जीवामृत मैंने बताया है वो कितने दिन में बन जाता है और 1 एकड़ में कितना जीवामृत डालते हैं? जीवामृत 8 दिन में बन जाता है। 4 दिन तक चलाते रहना पड़ेगा रोज उसको, 2 बार 3 बार। और 1 एकड़ में कितना डालते हैं? 1 एकड़ में इसको 5 किलो पानी पहली बार में और दूसरी बार में 10 किलो, 100 लीटर पानी पर। 100 लीटर पानी, जी ठीक। जाओ बहुत बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ डीडीए सर जुड़े हैं, तो मैं सबसे पहले सचिन अगर हैं तो सचिन आप स्टेज पे आ जाइए। सर का स्वागत करते हैं। श्री केसी वास्कले सर उप संचालक कृषि खंडवा से हैं, मध्य प्रदेश कृषि विभाग से। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं नेक्स्ट जो हमारे एक्सपर्ट होंगे वो डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी हैं, कृषि विज्ञानी केवीके खंडवा से। जनरली आज के टाइम में पूरे देश में देखा गया है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप हो जाती है। तो सर आपको बताने वाले हैं खरीफ फसलों पर जलवायु प्रभाव के बारे में और कैसे बदलते मौसम में आप अपनी फसल को जो है वो ध्यान रख सकते हैं, रखरखाव कर सकते हैं और इनको आपको गौर से सुनना है। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के हेड साहब, कृषि विभाग से डीडीए साहब, पीडी आत्मा साहब और बाकी सभी अधिकारीगण और मेरे खंडवा ज़िले के सभी किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। जैसा अभी मौसम की स्थिति है, मेन जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा करना है। तो वर्तमान में मौसम बहुत ज़्यादा असंभावित चल रहा है, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आप देख ही रहे हैं इस बार ना ठंडी पड़ी है अच्छे से, गर्मी के सिर्फ 3 दिन ऐसे रहे हैं जो 44 डिग्री से ऊपर गया और मुश्किल से कहें अपन जो अपन को गर्मी फील हुई है वो सिर्फ 20 या 25 दिन हुई है बस। इस कारण से आप देख रहे हैं मानसून की भी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। अभी वर्तमान में मानसून लगभग 10 दिन लेट चल रहा है। अभी केरला कोस्ट पे जो केरला तट होता है दक्षिण भारत में, वहाँ लगभग मान के चलिए 12-15 तारीख तक वहाँ पहुँचेगा और हमारे यहाँ लगभग 25 जून तक मानसून आने की स्थिति बन रही है। तो जलवायु में जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण जो सामने आता है कि बहुत ज़्यादा पेड़ों का काटा जाना, वनों को काटा जा रहा है। तो पेड़ लगाने की कोशिश करें अपने खेतों में या जहाँ भी आपको ज़मीन मिलती है, यदि आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं तो पेड़ लगाएं। व्हीकल्स जो वाहन हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तीसरा जो एक और खेती में जो आता है हमारी बात की गहरी जुताई या कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा चलाए जा रहे हैं, उसके कारण भी कार्बन तत्व की मात्रा बढ़ती जा रही है। ज़मीन को बहुत ज़्यादा जुताई की जा रही है। जहाँ गहरी जुताई 3 साल में 1 बार की जानी चाहिए, वहाँ हम हर साल कर रहे हैं। कल्टीवेटर भी 2-2, 3-3 बार चला रहे हैं, रोटावेटर चला रहे हैं। तो इससे मिट्टी में जो कार्बन का फिक्सेशन जमा होना चाहिए वो वायु ऊपर जो हमारा पर्यावरण मंडल है उसमें जाता जा रहा है। आप जानते हैं जो ग्रीन हाउस गैस जो गर्मी बढ़ रही है वातावरण में, इसका मुख्य कारण जो गैसें हैं वो एक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनो अपना CSC है, कार्बन ऑक्सीक्लोराइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन गैस है। हमारे यहाँ तो धान की खेती नहीं होती, लेकिन जो खालवा ब्लॉक में कुछ हिस्से में धान की खेती होती है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा वहाँ धान काफ़ी लगाई जाती है। तो जो मीथेन गैस है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहता है, ख़ास तौर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ यदि आप लगातार काटोगे तो इसकी मात्रा भी बढ़ेगी, ज़्यादा जुताई करोगे तो भी मात्रा बढ़ेगी। और चौथा कारण है बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का डाला जाना। जितना ज़रूरी हो उतने ही जो जहर आप डाल रहे हो खेतों में, चाहे वो चारा मार हो या कीटनाशक हो या फफूंदनाशक हो, जिस दवा की ज़रूरत हो उसी को डालें। मतलब आपके खेत में यदि रस चूसक कीट आया है तो उसका डालें, इल्ली आई है तो उसके लिए डालें। ये नहीं कि हम रस चूसक कीट, इल्ली नाशक, आपका फफूंदनाशक बहुत सारी दवाएं मिला के डाल रहे हैं। इनसे आप बचें, इससे आपकी लागत भी बढ़ेगी और ये जहर जो जा रहा है ज़मीन में ये गर्मी पैदा करता है, कई बार फसल भी ख़राब हो जाती है। तो इससे आप लोग बचें। यदि जलवायु के जो परिवर्तन उससे निपटना है तो जो अभी जो यांत्रिकी तरीके हैं जैसे गहरी जुताई,
सही समय पे करें। जब ज़िले में गर्मी 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में अच्छी गर्मी पड़ती तब करें। तो वो एक ऐसा तरीका है जो कीड़े, बीमारी और चारे को रोकने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। 3 साल में एक बार करें। गहरी जुताई की गहराई 9 से 12 इंच 18 इंच तक कर सकते हैं जहाँ गहरी मृदा हो, तो 3 साल में एक बार करें। हर साल करने की ज़रूरत नहीं, जिससे 3 साल के लिए जो मिट्टी पलटेगी तो 50% आपकी कीड़े बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको दवा इतनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लागत भी कम आएगी। गोबर की खाद 3 साल में एक बार 2 ट्राली प्रति एकड़ जरूर देवें, क्योंकि गोबर की खाद ज़मीन में जो गर्माहट है उसको कम करने का काम करता है, कीड़े बीमारी को भी रोकता है। तो 3 साल में एक बार 2 ट्राली प्रति एकड़ आप दे सकते हैं, जिससे आप जो सूक्ष्म तत्वों के ढेर सारे जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो आपको कम डालने पड़ेंगे, केमिकल कम डालना पड़ेगा। तो गोबर की खाद का भी आप उपयोग ज़रूर करें। और बीज, जो खेती में 3 चीज़ों की खास तौर से ज़रूरत होती है, भूमि, जल और बीज। बीज, पुराने बीज लेने से बचें। कपास हो या सोयाबीन हो या दूसरी फसलें, 10 साल से पुराना बीज बिल्कुल ना लगाएं। बीज सही रखेंगे तो फिर आपका फसल उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, इतना महंगा बीज आ रहा है, चाहे किसी भी फसल का लो बहुत महंगा आता है, तो 10 साल से पुराना बीज बिल्कुल ना लगाएं। इससे क्या होगा, आप जलवायु के कारण जो बेमौसम बारिश हो जाती है, ठंडी कम पड़ रही है, एकदम जैसे अभी उमस वाला मौसम, बहुत ज़्यादा गर्माहट बहुत फील हो रही है, महसूस हो रही है, ये स्थिति आपको अभी पूरा जून और हो सकता है जुलाई में भी महसूस हो। तो इस साल यदि बारिश कम होती है, जो मानसून लग रहा है कि सामान्य उससे कम रहेगा, तो कीड़े बीमारी जैसे तना मक्खी सोयाबीन में, कपास में आपके रस चूसा कीट जैसे फूल पुड़ी गिरने की समस्या, गुलाबी इल्ली की समस्या आएगी। तो इससे आपको सावधान रहना है। कपास में 50 दिन तक गुलाबी इल्ली नहीं आती, 50 दिन के बाद गुलाबी इल्ली का असर होता है, क्योंकि बीटी कॉटन का असर रहता है, जो बीटी जीन है उसमें उसका असर रहता है। तो आप लोग 50 दिन पे फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाएं। 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगते हैं, तो आप काफ़ी हद तक इस इल्ली के प्रकोप से बच सकते हैं। बोटला की समस्या आती है हमारे यहाँ, तो प्रकाश प्रपंच लगाएं शाम के समय, तो बोटला की समस्या से आप बचेंगे। दवाएं सब हैं, हर चीज़ की हैं, लेकिन आप 4 चीज़ें खेती में, सही समय, सही दवा, सही मात्रा और सही तरीका, ये 4 चीज़ें करेंगे तो हम जलवायु से जो होने वाले नुकसान हैं इनसे काफ़ी हद तक बच जाएंगे। बाकी मौसम की जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से, हमारे द्वारा जो मौसम विभाग द्वारा संचालित है, दिल्ली द्वारा मौसम पूर्वानुमान बताया जाता है। 5 दिन पहले की स्थिति आपको बता दी जाती है कि बारिश की क्या स्थिति है, तापमान कैसा रहेगा, आर्द्रता क्या रहेगी, हवा की दिशा, हवा की गति, सब कुछ बताया जाता है। और उसके हिसाब से फसल में जो भी समस्या आने वाली है उसका निदान क्या है। तो हर मंगलवार शुक्रवार को हम एडवाइज़री खंडवा ज़िले के किसान भाइयों को देते हैं, काफ़ी किसान उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे और अपनी लागत भी कम कर पाएंगे, ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सर एक सवाल पूछना है। बीटी कपास में गुलाबी इल्ली को रोक, जो स्थिति रहती है गुलाबी इल्ली, तो उसको रोकने के लिए फेरोमोन ट्रैप कितने दिन पे लगाते हैं? गांव पेटिया, डिस्ट्रिक्ट खंडवा। ये आपने जो प्रश्न किया 50 दिन के बाद लगाई जाती है। तो ठीक है सर, आ जाइए, ऊपर आ जाइए। अच्छा, एक और सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से, एक और सवाल जो सर ने बताया उसी से रिलेटेड। सर आप आ जाइए। गहरी जुताई जो करते हैं हम गर्मी के मौसम में, तो इसकी गहराई कितनी रखनी चाहिए? 9 से 18 में। सर आ जाइए, आगे आ जाइए। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे आज का एक और विषय है मिलेट्स फार्मिंग किया, जिसको हम श्री अन्न भी कहते हैं, और ये पूरे देश में जो है वो इस साल बहुत ज़्यादा जागरूकता कार्यक्रम हो रहा है कि आप मिलेट की खेती ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। बहुत योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। तो उसके बारे में, मिलेट्स की खेती के बारे में थोड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार जी, कृषि वैज्ञानिक KVK खंडवा से, जो कि मिलेट्स की खेती के बारे में थोड़ी आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद मैडम। इस सभागार में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, हमारे साथी वैज्ञानिक एवं खंडवा जिले से पधारे हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों, जैसा कि आप सुबह से बहुत सारी जानकारी आपको दी गई होगी विभिन्न वक्ताओं द्वारा, तो मुझे भी मिलेट्स के बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए कहा गया है। तो मिलेट्स, जिसको अपन लघु खाद्यान्न के नाम से जानते हैं या कदन्न के नाम से जानते हैं,
ये अनाज की ही फसलें हैं, जैसे गेहूँ हमारी अनाज की फसल है, उसी तरह से सीरियल्स के अंतर्गत, अनाज के अंतर्गत ही आती हैं ये फसलें। और इनका उपयोग 1960 से पहले काफ़ी एरिया में इनका इस्तेमाल होता था और किसान गांव के रहने वाले जो ग्रामीण जन थे वो इनका सेवन भी करते थे। लेकिन जैसे ही 1960 के दशक में हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति के कारण से गेहूं और धान को ज़्यादा प्रमुखता दी गई, उसका उत्पादन बढ़ाने में ज़्यादा जोर लगाया गया सभी तरीके से। बहुत सारे खाद, उर्वरक और आपकी इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, नींदानाशक, इनका विकास हुआ और उसके कारण से हमारे देश में अन्न का उत्पादन तो बढ़ा, खाद्यान्न का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन उसमें ज़्यादातर योगदान जो है वो गेहूं और धान का था। तो इसका ज़्यादा पैदावार होने के कारण क्या हुआ कि जो हमारे कदन, जो छोटे लघु अनाज हैं, उनकी खेती पिछड़ती गई। जैसे जैसे इनका ये धान की और गेहूं की खेती बढ़ती गई, वैसे वैसे जो लघु अनाज थे, जो लघु खाद्यान्न थे, जिनमें आप जैसे कोदो कुटकी आपने सुना होगा, जानते भी होंगे। और मेरे को जानकारी मिली है कि खंडवा में भी कुछ एरिया में, जैसे खालवा और या खंडवा के ब्लॉक के कुछ एरिया में आपकी कोदों की और कुटकी की खेती की जाती है। हालांकि उसमें नई प्रजातियां वगैरह नहीं हैं, पुरानी जो भी प्रजाति पहले प्राचीन समय से चली आ रही हैं उनका कर रही हैं। तो इसमें आजकल जैसा अभी मैडम ने बताया कि इस साल बहुत ज़्यादा जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं और इस समय देश में बड़ी चर्चा है। तो बहुत सारी चीज़ों की चर्चा है, जैसे प्राकृतिक खेती की चर्चा है, उसके बारे में वो भी नई चीज़ है। या आपने देखा हुआ ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन की तकनीक का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ड्रोन के माध्यम से भी दवाइयों का स्प्रे या जो तरल उर्वरक हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनमें से जो लघु खाद्यान्न हैं, जो अपने आप के जिनको मिलेट्स बोलते हैं अंग्रेजी में, इनके ऊपर भी काफ़ी जोर सरकार दे रही है। और इस पर सरकार जोर क्यों दे रही है? क्योंकि इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण से इनके क्षेत्र को बढ़ाना, इनके उत्पादन को बढ़ाना, साथ ही साथ में इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और साथ ही साथ में इनके उपयोग को भी बढ़ाने के लिए बहुत सारी जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो इसमें जैसे आपको इनकी विशेषता के बारे में जैसा मैंने बताया आपको, 1960 के बाद में इनके उत्पादन में, इनके एरिया में कमी आई है, लेकिन अब इनके बहुत सारे गुण हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं, जैसे विशेष रूप से एक तो शुष्क जलवायु में ये हो जाते हैं। और जैसा अभी आपने सुना, अभी सौरभ जी बता रहे थे कि बरसात की कमी होती जा रही है और साथ ही साथ में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके कारण से जो एक्सट्रीम घटनाएं हैं, एक्सट्रीम घटनाएं से मतलब है कोई भी घटना, चाहे वो सूखा हो वो भी मतलब अति हो रही है, बरसात है तो उसकी भी अति हो रही है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा हो रहा है, और बीच बीच में भी मानसून में उसकी गैप हो जाता है, काफ़ी बड़ा अंतराल हो जाता है, जिसके कारण से जो सामान्य फसलें हैं हमारी, उनके उत्पादन होने में दिक्कतें आ रही हैं। तो उसको देखते हुए ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में अच्छी तरह से पैदा किए जा सकते हैं। और विश्व में भारत जो है सबसे ज़्यादा मिलेट्स का उत्पादन करता है। और मिलेट्स में जैसे एक फसल बाजरा भी है, तो बाजरा भी एक मिलेट्स की महत्वपूर्ण फसल है, जिसका कि करीबन सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान राज्य से होता है। करीबन 85% जो बाजरा का उत्पादन है वो राजस्थान राज्य से प्राप्त होता है अपने को। और मिलेट्स की जो क्रॉप्स हैं, इनमें कीड़े और बीमारियां इतने ज़्यादा आकर्षित नहीं होते, इसके कारण से अपन को कीटनाशकों की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ में इनको बहुत ज़्यादा पोषण की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अपन गेहूं या दूसरी मक्का वगैरह फसलों की बात करें, जिसमें हमको बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और इसके अलावा भी जिंक वगैरह की आवश्यकता लगती है। लेकिन जो मिलेट्स की फसलें हैं, लघु खाद्यान्न की जो फसलें हैं, उनमें बहुत कम मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सिर्फ यदि आप गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद दे देते हैं तो उसके लिए बहुत कम रिकमेंडेशन है। मतलब जो रिकमेंडेशन है वो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस की रिकमेंडेशन है मध्य प्रदेश के लिए। केवल 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टर के लिए, जबकि हमारी दूसरी जो फसलें हैं अनाज की, उनमें काफ़ी बड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ में मिलेट्स फसलें जो हैं, इनमें जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके अनुकूल ढलने की बहुत बड़े गुण हैं इसमें। तो ये क्षमता के कारण से क्या है
कि ये कैसी भी ज़मीन में, चाहे रेतीली हो, चाहे उसमें सूखी ज़मीन हो, चाहे बरसात कम होती हो, चाहे हल्की ज़मीन है, चाहे ढालू ज़मीन है, पहाड़ी ज़मीन है, किसी तरह की भी ज़मीन हो, उसमें इनकी खेती की जा सकती है जिस स्थिति में कि सामान्य जो फसलें हैं हमारी वो उसमें पैदा नहीं हो सकती। तो इसके इन्हीं गुणों को देखते हुए साथ ही साथ में क्या हुआ कि जो पोषण की बात करें, पोषण में भी गेहूं और जैसे गेहूं और धान या चावल जो हमारा प्रमुख भोजन का अंग बन गया है, उसका और ये जो लघु अन्न है, इनकी यदि तुलना करी जाए तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व जो हैं वो उसके मुकाबले में ज़्यादा हैं, है ना। और साथ ही साथ में जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स का डायबिटीज़ के संबंध में यदि बात करें तो जैसे धान का ग्लाइसीमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है जितनी जो अन्न की फसलें हैं, और उसके कारण से जो हमारे ब्लड में जो हम खाना खाते हैं उससे ब्लड में शुगर की मात्रा जाने का उससे सीधा संबंध रहता है। तो जो धान का ग्लाइसीमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है, उसके मुकाबले में जो हमारी ये लघु अन्न वाली जो फसलें हैं इनमें बहुत कम है। जैसे यदि संख्या में बात करें तो यदि चावल का जैसे 200-300 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो यदि कोदो कुटकी या और दूसरी रागी वगैरह की बात करें तो उसमें उनका 15, 18, 20 उसकी वैल्यू इतनी है, तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इन्हीं गुणों को देखते हुए इसको सरकार ने इसको नाम दिया था न्यूट्री सीरियल्स मतलब। और साथ ही साथ में इसके महत्व को देखते हुए 1918 का जो साल था उसको राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, उसको राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो मनाने में उसमें क्या करा गया था कि बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी। एक तो बाजरा मतलब जो लघु धान्य वाली फसलें हैं उनके क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया गया, उसके जो पोषण महत्व था उसके बारे में जागरूकता दी गई, और साथ ही साथ में उनके लिए दूसरी स्कीमें बनी जैसे प्रोसेसिंग की। जैसे जो लघु अन्न है, जो श्री अन्न या कदन्न की बात कर रहे हैं अपन, उनके लिए प्रोसेसिंग के लिए भी, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग के द्वारा भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारी मशीनरी के लिए एक योजना चली थी जो अभी भी चालू है, और उसमें शायद 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का वो था कि कोई आप प्रोसेसिंग जैसे बाजरा से मान लीजिए आप भले ही उसका आटा बनाना चाहते हैं या उसका बिस्किट बनाना चाहते हैं या उसका कोई दलिया बनाना चाहते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे जो वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट हैं जो मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाते हैं अपन किसी भी कृषि उत्पाद के, तो उसके लिए प्रोसेसिंग की इकाई स्थापित करने के लिए 10 लाख तक मैक्सिमम सब्सिडी देने का था कि 10 लाख रुपए सरकार देगी और बाकी थोड़ा बहुत जो है उस एंटरप्रेन्योर को लगाना पड़ेगा, उद्यमी को, है ना। तो वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। साथ ही साथ में जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस, वहाँ पर भारत की तरफ से एक प्रस्ताव अभी रिसेंटली प्रस्तुत किया गया था जिसको कि मंजूरी मिली, सारे देशों का समर्थन मिला, और भारत के नेतृत्व में इसको जो साल चल रहा है 2023, इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ उसमें प्लान करी गई हैं, उनकी योजना बनाई गई है, और जो काम अपन 2018 में किया था उससे भी ज़्यादा बड़े स्तर पर अपन इसका प्रचार प्रसार, जागरूकता और इसकी तकनीकी, और साथ ही साथ में तो इसको ये घोषित किया गया। और इसके अंतर्गत में आपकी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे जो मिलेट्स की फसलें हैं जिसमें ज्वार आता है। ज्वार अपने क्षेत्र में काफ़ी था, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ज्वार घटती गई और कपास, सोयाबीन वगैरह ने उसका स्थान ले लिया अपने खंडवा में भी। बाजरा की फसल भी बहुत महत्वपूर्ण मिलेट फसल है, हालांकि बाजरा भी मेरे ख्याल से खंडवा में बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं होता है शायद। रागी की फसल है, रागी या मंडुआ बोलते हैं, ये भी फसल हमारे खंडवा में नहीं होती है, ये दक्षिण के राज्यों में और उत्तराखंड के हिल्स में और हिमाचल वगैरह उस साइड में होती है। इसके अलावा बहुत सारी जो लघु खाद्यान्न की बात हो रही है, जिसमें आपकी कुटकी है, कोदो है और चीना है और सांवा है, ये इनके अंग्रेजी नाम भी लिटिल मिलेट और प्रोसो मिलेट और कोदो मिलेट ऐसे करके हैं। तो इनका 1986 में, इससे पहले इस पर कोई रिसर्च का काम भी नहीं था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भी इन फसलों पे कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च का काम नहीं किया गया था। लेकिन 1986 में हैदराबाद में
राष्ट्रीय मिलेट अनुसंधान संस्थान वहाँ पे स्थापना हुई और उसके बाद से ये जो स्मॉल मिलेट्स हैं इन पे अनुसंधान का काम हुआ और बहुत सारी प्रजातियाँ क्षेत्रवार विकसित करी गई स्टेट वाइज, कहीं कर्नाटक के लिए या तो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से हमारे यहाँ कोदों और कुटकी जो 2 फसलें हैं इन पर ज़्यादा है, इनका ही एरिया ज़्यादा है। कोदों कुटकी मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन है कोदों कुटकी का। तो अभी हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी थोड़ा सा हमने कहीं से हमने अभी रीवा से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के रीवा केंद्र से हमने बीज लाए हैं। जवाहर कोदों 4 के नाम से एक वैरायटी है और जवाहर कुटकी 137 करके एक वैरायटी हम लाए हैं, उसका ब्रीडर सीड है। तो ये हम अभी तो ज़्यादा नहीं 8-10 किसानों को ही दे पाएंगे, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन फसलों को यदि हम अपनी खेती में स्थान देंगे तो निश्चित रूप से इससे हमारे किसान की आय भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आजकल इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो जनता है, हमारे जो नागरिक हैं, जो पढ़े लिखे नागरिक हैं, वो सब जो अपने खाद्य के महत्व को समझते हैं। आजकल आप देखते हैं बहुत सारी बीमारियों का प्रादुर्भाव है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है। इनको देखते हुए तो ये सारी जितने भी ये लघु खाद्यान्न हैं ये सारे के सारे रिकमेंडेड हैं कि ये इन चीज़ों का सेवन करने से अपने को इन बीमारियों से मतलब खान पान की शैली में ये सब चीज़ें शामिल करने से ही हमको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, ठीक हो सकती हैं और दवाई वगैरह या इलाज कराने की उसमें उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इन फसलों का अत्यंत ही महत्व है और इसका प्रयोग को अपने को करना चाहिए। तो खंडवा में चूँकि ये फसलें पहले से ही प्रचलन में हैं कुछ एरिया में, तो मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि यदि आपका क्षेत्र ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर कि आप कोदों या कुटकी की खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके रकबे को बढ़ाएं और जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से हमारे पास प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री वगैरह भी बनेगी और मार्केटिंग की भी कोई समस्या सामने नहीं आएगी। तो इन फसलों को अपने फसल चक्र में स्थान दें और लाभ कमाएँ। तो इस समय मैं यही बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर 2 सवाल पूछेंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर 2 सवाल पूछना है आपको। कौन से साल को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है भारत में? तरुण कुमार पाटिल, ग्राम बांगरदा, पोस्ट जामकोटा, वर्ष 2018। सही जवाब। दूसरा जो मैंने बताया था अभी आपको, जो लघु खाद्यान्न की फसलें हैं, इनकी किस विशेषता के कारण इनको अपने खेती में स्थान देने के लिए जोर दिया जा रहा है? इनकी किस विशेषता के कारण? लालचंद नाम है मेरा, और ये इसलिए जलवायु और कम पानी के कारण इनको व्यवस्था दी गई है। हाँ, ये फिर भी ठीक है, ये फिर भी ठीक है। आ जाइए ऊपर आ जाइए। तो अभी जो है वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैं एक एक किसानों का नाम लूँगी, आप लोग आ जाइएगा, लेकिन स्टेज पे जो है वो आप एक एक करके ही आइएगा। तो अगला जो सर्टिफिकेट हम बांटेंगे उससे पहले रणवीर ग्रोवर सर हैं, संगम टायर सीएट डीलर है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। डीडीए सर से, पीडीए सर से आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग आ जाइए। अखिल शर्मा सर से, फरहान सिद्दीकी सर से कि आप लोग स्टेज पे आ जाइए और हम एक एक करके जो है वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके साथ डॉक्टर डीके वाणी सर हैं, सर प्लीज़ आप भी आ जाइए स्टेज पे। पर्वत सिंह जी, श्याम मोहन जी, कैलाश पटेल जी, लोकेंद्र सिंह जी, विजय विक्रम जी, दिनेश राजाराम यादव जी, संजय चंपालाल यादव जी, मुकेश राम सिंह जी, रामदास लालू पटेल जी, अर्जुन कैलाश चंद्र जी, बनवारी भोला राम जी, राकेश राजाराम यादव जी, राकेश मोहनलाल जी, रमेश बोरा जी, रमेश जी, गजराज मांगीलाल जी, कैलाश घासीराम जी, रूप सिंह, गुलाब सिंह जी, संजय रामलाल पटेल जी, ईशराम पटेल जी, कल्याण सिंह जी, सरमेश्वर से राकेश जी, बनवारी भोला राम जी, दिनेश राजाराम यादव जी,
संजय चंपालाल यादव जी और इशराम पटेल जी। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे जितने भी यहाँ पे किसान मौजूद रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के जितने भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना कीमती समय और ये तमाम जानकारी हमें दिया। मैं एक बार फिर से जो है रिपीट करना चाहूँगी कि धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं 1800-102-10-22। सीएट लिमिटेड का आप टोल फ्री नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 1822-12-13। ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं 9953218363। तो आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने आपको जानकारी दिया कि कैसे कपास प्रबंधन, ट्रैक्टर टायर रखरखाव और मिलेट्स की खेती आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम हमारा पसंद आया हो। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।